Yes, good evening to all of you friends. We start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. All right, friends. So now 9 p.m. we start this class. My first question is, can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो first में vote करें. कुमार, सचिन, ऋषभ, अर्जुन, हरिओम, मुक्ता, नजदान, सजेस्ट, मूव फॉरवर्ड. 1% लोग बोल रहे हैं नहीं देख सकते, कीबोर्ड पे कंट्रोल आ कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो, क्रोम ब्राउज़र यूज करो, डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड सही हो, देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछिए, लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है. और फिर बुधवार को मैं इसके जवाब अपलोड करता हूं. सोमवार तक जो प्रश्न आए थे उसके जवाब मैं अपलोड कर चुका हूं. हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमी का पिलर 1. मनी, यूपीआई, बिटकॉइन देख लिया, सीआरआर, एसएलआर, मॉनेटरी पॉलिसी देख ली, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एनबीएफसी कर दिया, बैड लोन वाला सब देख लिया, पिलर 1 बी में. लास्ट वीक हमने ये पिलर 1 सी शेयर मार्केट कंप्लीट किया. इस वीक हम लोग अगले 3 दिनों में इंश्योरेंस, पेंशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन खत्म करेंगे. और चौथे दिन मतलब रविवार से बजट वाले पिलर में चले जाएंगे. उधर फिर 2 वीक जाएंगे. वो जैसे खत्म हुआ तो इंटरनेशनल ट्रेड में जाएंगे, उधर 1-2 वीक जाएंगे, फिर वगैरह वगैरह. सो इट इज गोइंग एज पर द शेड्यूल. हर वीक आप जानते हैं अपनी टेस्ट होती है. तो सबसे पहले जो टेस्ट हुई थी बिटकॉइन वाली, उसमें 1200 विद्यार्थी थे. फिर आप जानते हैं धीरे धीरे जोश कम हो जाता है. तो बॉन्ड्स वाला जो टेस्ट उसमें 600 थे और शेयर्स वाला उसमें 350. मतलब 72% तो लोग उधर ही ड्रॉप हो गए. यूपीएससी एस्पायरेंट 2 जात के होते हैं. एक जो टॉपर बनने आते हैं, दूसरा जो तजुर्बा लेने आते हैं. तो खैर वो हर एक अपना डेस्टिनी है. जो भी जो पिलर 1C1 था बॉन्ड के अंदर करीब जो भी 45 क्वेश्चन थे उसमें कम से कम 25 तो करेक्ट होने चाहिए आपके. मतलब 50 मार्क होने चाहिए. तो जिन जिन के लिए 50 से ज्यादा हो रहे हैं सबको बताए. गौरव, मयूर, अंशुल, गोपाल, सन्यासी, धवन, दिव्या, मानसी, निशांत, अंकुश, ऋषभ, आशीष, बुलबुल, टेल, तेजल, महिमा, शिबा, ओशिका और उनसे भी ऊपर जिन्होंने और अच्छे मार्क्स हासिल किए सबको बताई. उसके बाद 1C2 मतलब शेयर मार्केट वाला जो था हैंड आउट दूसरे वाला, उसमें 70 क्वेश्चन है, 140 मार्क्स. कम से कम 30 तो करेक्ट करो आप, तो 60 होने चाहिए. तो जिन जिनके 60 से ज्यादा हो रहे सबको बताइए. साक्षी, श्यामली, हर्ष, ओमकार, सोम, सागर, टेलवी, दिव्या, सईद, यास्मीन, हिमांशु, सविता, रिया, विज्ञान, महिमा, विजय, रियांश, वंदना और उनसे भी ऊपर जिन्होंने और अच्छे मार्क्स हासिल किए सबको बताई. अब आज से हम पढ़ेंगे पिलर 1 शेयर मार्केट. तो वो सब आप माफिया पिलर 1 यानी इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन. नोट पे लेके मतलब समझो 5 मिनट में एक आध कीवर्ड लिख देना चाहिए पूरे कागज में. और तो आप रही हैं, हैंडआउट भी आपके पास है, लेकिन उससे क्या टेंशन बना रहे, वरना मोबाइल से या लैपटॉप से आप देखते हैं तो दिमाग कहीं और चला जाता है. फिर फोकस बना रहे. तुम इकोनॉमी की बुक लाने वाले थे, उसका क्या हुआ? तो उसका जवाब ये है कि मैंने उसका जो भी ड्राफ्ट होता है प्रिंट निकालने वाला, वो कंपनी को दे दिया. अब कंपनी ने प्रिंट करके डिलीवर करना है. उन्होंने मुझे बोला ये एक्स तारीख को होगा. फिर कुछ इशू आए तो बोले वाई तारीख को, फिर वाई को बोले जेड को. तब मुझे कोई तारीख बोली नहीं है, क्योंकि मैं तारीख बोलूं फिर आप मेरा गला पकड़े. तुमने बोला था, जबकि मेरे हाथ में चीजें हैं नहीं. देखिए, कंपनी में मेरी सिचुएशन गवर्नर जैसी है, राज्यपाल जैसी, सीएम जैसी नहीं है. वो पॉलिटी में पढ़ लेना. लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि निश्चिंत रहिए, किताब हाथ में तो आएगी. तब तक आप पीडीएफ देखिए. पीडीएफ में अपलोड कर चुका हूं. कहां पर? इंश्योरेंस का मतलब मोबाइल ऐप में आप जाइए, ढूंढना सर्च करो पीसीबी, और उसमें आप जाओ कोर्सेज लेटेस्ट पीसीबी 13 बेल आइकन दबाओ, आपको पीडीएफ मिल जाएगा. एंड्रॉइड फोन में ऊपर की साइड से डाउनलोड होता है, आईफोन में नीचे की साइड बटन होता है. अगर आप लैपटॉप से देख रहे हैं academy.com/academy.org, तो कोर्सेज लेटेस्ट पीसीबी 13 बेल आइकन दबाओ, राइट हैंड से साइड बार खुलती है. उधर ही आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएंगे. गूगल फॉर्म से आपने प्रश्न जो पूछे वो भी आपको मिल जाएंगे. तो दैट इज इकोनॉमी. अब ये जो पिलर 1 है इसके 3 हिस्से हैं. एक है इंश्योरेंस जो आज हम खत्म करेंगे, दूसरा है पेंशन जो कल खत्म करेंगे, तीसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब ये मुद्रा जनधन योजना वगैरह वो परसों खत्म करेंगे. अब यहाँ पर कुछ लोग फरियाद हैं, भाई बहुत फैक्ट तुमने डाल दिए. उसमें हुआ ये कि 2023 से लेके यूपीएससी जो योजनाओं के बारे में बहुत छोटा-छोटा पूछना शुरू किया, माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्स. तो मैंने फीस लिया तो मुझे तो देना पड़ेगा. मैंने हैंडआउट अपलोड किया है. आपको याद रहे उतना ठीक है, नहीं याद रहे तो बाकी सब्जेक्ट तैयार करो. दूसरी बात, हर एक छोटा जनरल नॉलेज में क्लास में मैं नहीं पढ़ाऊंगा. जो एकदम आसान सी चीज आप पढ़ के निपटा सकते हो, हैंडआउट में दिया, मैं उसकी इधर मतलब लेक्चर में चर्चा भी नहीं करूंगा छोटी-छोटी योजनाओं की. नाउ ये जो इंश्योरेंस है, तो याद रखना इंश्योरेंस के अंदर 2 पार्टी होती है. एक तो एलआईसी मतलब इंश्योरेंस जिसे अंडरराइटर भी बोलते हैं, और दूसरे आप है क्लाइंट यानी कि इंश्योर्ड. बेसिकली आप कहेंगे चलो मैं 5000 रुपए देता हूं, मैं मर जाऊं तो मेरी फैमिली को 5 करोड़ रुपए देना, दैट इज इंश्योरेंस पॉलिसी. अब आपने ये जो पैसा दिया, सपोज 6000 रुपए प्रीमियम, एलआईसी क्या करेगी? अलग-अलग कंपनी के शेयर्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगी. और आप मर गए तो फैमिली को 1 करोड़ मिलेगा. आपके तो लॉस का धंधा नहीं हुआ एलआईसी का. 6000 हमने दिए, मर गए तो फैमिली को 1 करोड़ मिले, तो बहुत बड़ी रकम है. देखिए, इसमें होता है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना, कि आपके लिए एक चीज है, आपके जैसे 10,000 वालों ने पॉलिसी ली होगी, सब लोग एक साथ नहीं मरेंगे. इस कारण से एलआईसी इसका पैसा उसको देती रहेगी, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट में से प्रॉफिट कमाती रहेगी. तो ऐसी है ये इंश्योरेंस पॉलिसी. इंश्योरेंस का याद रखना है, इट इज अ टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट. क्योंकि एलआईसी ने कसम खाई है कि मरोगे तो इतना पैसा हम देंगे. कुछ लोग कहेंगे पर यहाँ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जैसा तो नहीं है ना. आई एग्री विथ यू, पर बुक्स में उसको इस तरीके से समझाया गया है कि इट इज अ टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, इट इज नॉट द ओनली डेट इंस्ट्रूमेंट. ये एक प्रकार का है. तो वकील की तरह उसका इंटरप्रिटेशन मत करो, प्रॉब्लम में हो जाओगे. आपको ही फेल होना है, बाकी सबको पास होना है. फिर तो अगर स्टेटमेंट में कहा जाए इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, देन इट इज गिवन इन द बुक, सो यू हैव टू टिक करेक्ट. ये एक सोशल डिवाइस है, करेक्ट. वैसा आप मर के फैमिली को पैसा मिलता है तो फैमिली रास्ते पे नहीं आ जाएगी, बच्चों को भीख मांगनी पड़े, ये सब ना हो. तो ये सोशल डिवाइस है. एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो आप समझते हैं. एंड इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द इवेंचुअलिटीज ऑफ डेथ एंड डैमेज. अब जो इंश्योरेंस होता है, इसके 5 सिद्धांत हैं. वो लोग पूछते भी, आईएएस में नहीं पूछते, पर बाकी जो जैसे ईपीएफओ परीक्षा है, कुछ बार इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा है, उसमें पूछते हैं, तो 5 सिद्धांत उसके याद रखने. एक है उबर इमा फाइट्स, मतलब ये लैटिन शब्द याद नहीं रखना, उसका मतलब याद रखना है. कि जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपने सब कुछ ट्रांसपेरेंटली डिक्लेयर करना है. हाइड कुछ भी नहीं करना है. कि मान लो आपको एचआईवी है, आपको कैंसर है, तो फिर वो सब आपको बताना चाहिए. आप ना बताएं और फिर झूठे सर्टिफिकेट से इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, भविष्य में उनको पता चले तो आपकी पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं. सेकंड इज इंडेमनिटी. मतलब इंश्योरेंस कंपनी केवल रियल लॉस की भरपाई कर सकती है, इमेजिनरी यानी काल्पनिक लॉस की भरपाई नहीं कर सकती. मान लो आपने एक होम इंश्योरेंस लिया कि मेरे घर में आग लग जाए तो मुझे आप 5 लाख रुपए देना, वो देगी. फिर आप ये नहीं कह सकते नहीं मैं तो कैट की तैयारी कर रहा था, और ये जो अरुण शर्मा की कैट की बुक भी मैंने रखी थी वो जल गई, मैं पढ़ नहीं पाया, वरना मेरा एडमिशन होता मुझे तो 50 करोड़ का पैकेज मिलता था, मुझे 50 करोड़ का पैकेज दो. ये सब आपकी मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, इमेजिनरी लॉसेस हैं. इमेजिनरी लॉस की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती. दैट इज कॉल्ड इंडेमनिटी. तीसरा है सब्रोगेशन. वैसा मान लीजिए कंपनी ने एक इंश्योरेंस लिया, फैक्ट्री इंश्योरेंस, की हमारी फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाए, आग लग जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा दे. एंड सपोज उन्होंने एक बॉयलर इंस्टॉल किया था अपनी फैक्ट्री में. बॉयलर जिसमें आप पानी को गर्म करते हैं, उससे भाप बनती है, उससे अलग मशीन चलते हैं. और किसी कारण से वो बॉयलर फॉल्टी था, और बॉयलर फॉल्टी था तो ब्लास्ट हो गया, जिससे आपकी कंपनी ए में आग लग गई.
तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी, यस। लेकिन सामने ये जो कंपनी भी जिसने ये एकदम चाइनीज टाइप का फालतू बॉयलर बनाया था, उससे इंश्योरेंस कंपनी पैसा मांग भी सकती है कि आपने ये फॉल्टी इक्विपमेंट दिया था जिसके कारण हमारे क्लाइंट का फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, तो आप हमें पैसा दो, क्योंकि हमने मतलब हमने एलआईसी ने इस क्लाइंट को ऑलरेडी पैसा दे दिया है। इस चीज को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, कि बीमित और बीमित की उसे धन वापसी करेंगे। दैट इज मतलब थर्ड पार्टी का जो भी फॉल्ट है, तो नेग्लिजेंट थर्ड पार्टी से इंश्योरेंस कंपनी पैसा रिकवर कर सकती है। उसके बाद हुआ चौथा प्रिंसिपल है कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा। मतलब अगर अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन की एलआईसी पॉलिसी लेके मैं 6000 देता हूँ, मेरे फादर मर जाए तो मुझे 5 करोड़ देना, तो वो कर सकता है, क्योंकि उनका डायरेक्ट लिंकेज है, फैमिली मेंबर है। मैं यानी मृणाल, मैं ऐसी पॉलिसी नहीं ले सकता कि मैं हर साल 6000 दूंगा, कभी तो अमिताभ बच्चन मरेंगे, जब मरेंगे तो मुझे 1 करोड़ देना, मैं हर साल 6000 का ऐसा जुआ खेलने को तैयार हूँ। तो ये ऐसी पॉलिसी नहीं देंगे मुझे, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट लॉस लिंक, तो इसको कहते हैं कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा। लास्टली इंश्योरेबल इंटरेस्ट। वैसा कि एक आदमी गरीब है और वो इंडियन आइडल में जाए और वो इंडियन आइडल हार जाए और वो ऐसी पॉलिसी ले, देखो मैं इंडियन आइडल हार जाऊँ तो मुझे 5 करोड़ दे एलआईसी, तो एलआईसी नहीं देगी ना, क्योंकि भाई तुम पहले भी गरीब थे और हारने के बाद भी गरीब हो, तो तुम हो उससे ज्यादा खराब स्थिति में तो आए नहीं। इंश्योरेंस किसका होता है कि मैंने अपने पेरेंट्स की पॉलिसी ली, वो मर गए तो मेरा इमोशनल लॉस हुआ, तो उसकी हो सकती है, मेरा फिजिकल मतलब मैं उनके साथ नहीं रह सकता, वो सारे लॉस है। ये तो ऐसी बात है कि तुम पहले भी यही थे और अभी भी यही हो, तो उसके लिए तुम्हारी कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। तो ये तो सब जुआ वाली बात हुई, तो इसका भी नहीं हो सकता। फिर इसके आसपास कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, वो कल हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एवोल्यूशन ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। तो बैंकों जैसा ही है कि पहले आजादी से पहले जो सब इंश्योरेंस बिजनेस प्राइवेट कंपनी, राजा रजवाड़ा, अलग अलग जो सेठ लोग थे, उनकी कंपनियां थी, लेकिन वो सब नेपोटिज्म करते, मतलब क्लाइंट से पैसे लिए प्रीमियम के, अपने जीजा साला भतीजे को पैसे दे दो, तुम धंधा करो, उसके धंधे में लॉस हो जाए तो आपको पैसा वापस नहीं हो, आप मर जाए, आपकी फैमिली को पैसा नहीं दे, कांड होते थे। सॉल्यूशन क्या है? सरकार ने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को टेक ओवर कर लिया, नेशनलाइज कर लिया, राष्ट्रीयकरण किया, अपने हाथ में सब ओनरशिप ले ली, वैसा हुआ। तो 1950s के मध्य भाग में एलआईसी बनती है और 1972 में बाकी सब जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, जो ये कार इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस ये करती थी, उधर भी ये सब न्यूज़ था, तो उन सारी कंपनियों को भी भारत सरकार ने नेशनलाइज कर दिया, टेक ओवर कर लिया और उन सबको कंबाइन करके बनाया जीआईसी। तो एलआईसी इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस का काम देखे और लाइफ इंश्योरेंस के अलावा वाली चीजों का काम जीआईसी देखे, ऐसी दो संस्थाएं बनती हैं। उसके बाद और भी नई नई कंपनियां आती हैं जो आगे हम स्लाइड्स में देखेंगे। तो 50s और 72 के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर का नेशनलाइजेशन हुआ, जस्ट लाइक बैंकिंग कंपनियों का नेशनलाइजेशन हुआ था, जो हमने पिलर 1B1 में देखा था। लेकिन आगे बढ़ेंगे आप पाएंगे ये सारी सरकारी बैंक ठीक से काम नहीं करती, क्राइसिस हो जाती है, नर्सिंग होम कमेटी बनती है 90s में, वो कहता है प्राइवेट सेक्टर बैंकों को अलाउ करो। पैरेलल हिस्ट्री रिपीट हो रही है इंश्योरेंस सेक्टर में, इधर भी 90s तक पहुंचते हैं तो सब ठीक काम नहीं हो रहा है सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा। तो सरकार एक मल्होत्रा कमेटी बनाती है, ये मल्होत्रा एक आईएएस ऑफिसर था। अगेन आईएएस है तो वो कहां पर पूरी इकोनॉमी को शेप करते हैं, गाइड करते हैं, ये एक और एग्जांपल हुआ। तो मल्होत्रा कमेटी ने नर्सिंग होम जैसी बातें कही कि पहला हमें प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियों को अलाउ करना चाहिए, चाहे आईसीआईसीआई इंश्योरेंस है, एचडीएफसी इंश्योरेंस है। दूसरा उसने कहा कि इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए एक अलग स्टैट्यूटरी बॉडी बने जिसका नाम हो आईआरडीए। तो ये उसकी दो बड़ी सिफारिशें थी। आगे बैंकों के अंदर क्लाइंट का पैसा डिपॉजिट में सेफ रहे, उसके वास्ते क्या है? तो हम पढ़ चुके हैं, सीआरआर है कि डिपॉजिट का 4% उसमें लॉक हो जाए, एसएलआर है डिपॉजिट का 18% उसमें लॉक हो जाए, तो सेफ्टी बफर है। एलआईसी और बाकी इंश्योरेंस कंपनियों में ऐसा कुछ है क्या? जब यहाँ आप जो प्रीमियम या फीस भरते हैं उसमें आईआरडीआई ने कुछ रूल्स बनाए, इन्वेस्टमेंट पैटर्न या सॉल्वेंसी मार्जिन, कि जैसे वो डबल ए रेटिंग से कम वाले बॉन्ड नहीं खरीद सकती, प्राइवेट कंपनियों के अंदर वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती, मतलब प्राइवेट कंपनियों के जो बॉन्ड्स उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती, मिनिमम इतना इसमें इन्वेस्ट करना, उतना उसमें इन्वेस्ट करना, ऐसे सब पैटर्न बनाए जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट पैटर्न या सॉल्वेंसी मार्जिन। अब एक्जेक्टली वो क्या है, 4 है 18 है, हम परसेंटेज याद नहीं रखेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर के जब आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करो तो पता चले या तो वो सरकारी योजनाओं के बारे में पूछते हैं या कभी कभी कुछ रैंडम बॉम्ब पूछ लेते हैं। ऐसा पुराना इतिहास और टेक्निकल रूल्स क्या है वो उसमें जाते नहीं, सो विल नॉट वेस्ट टाइम, हमें बस मोटा मोटा पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी कुछ रूल्स होंगे कि क्लाइंट का प्रीमियम सही जगह पर इन्वेस्ट हो। नेक्स्ट, बैंकों को बोला गया तुमने गरीबों की मदद करनी है और जितना भी लोन में पैसा कमाते हो उसका 40% प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स के नाम पे गरीबों को, किसानों को, स्मॉल इंडस्ट्री को देना है, ये हम ऑलरेडी मॉडल पॉलिसी पिलर 1 2 में पढ़ चुके हैं। उसी तरह एलआईसी और बाकी इंश्योरेंस कंपनियों पे भी रूल्स होते हैं जिसको कहते हैं रूरल एंड सोशल ऑब्लिगेशन नॉर्म्स, कि हर साल मान लीजिए आप 1000 पॉलिसी बेच रहे हैं तो कम से कम मान लो 40 पॉलिसी अपने गांव वालों को ही बेचनी होगी, ऐसा कुछ। तो दैट इज रूरल एंड सोशल ऑब्लिगेशन नॉर्म्स। दूसरा, ये जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां होती है, कार इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, उन पे कंपल्सन होता है कि तुमने ये जो स्टेट गवर्नमेंट और सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो फायर ब्रिगेड होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के साधन होते हैं, उसमें मिनिमम इतना इन्वेस्ट करना होगा। वैसे कुछ समाज सेवा, देश सेवा के रूल्स लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों पर होते हैं। तीसरा, आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक बंद हो गया तो कौन पैसा वापस करेगा? हमने पढ़ा था डीआईसीजीसी नाम की संस्था है जो अप टू 5 लाख रुपए की आपकी डिपॉजिट को प्रोटेक्ट करती है। उसी तरह आपने एलआईसी में या किसी और इंश्योरेंस कंपनी में पैसा डाला, इंश्योरेंस कंपनी बर्बाद हो गई तो कौन पैसा वापस करे? उसके वास्ते री इंश्योरेंस नाम की सिस्टम होती है, क्या है हम आगे ब्रेक के बाद देखेंगे। अब हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे जाते हैं और उसमें कुछ प्रकार समझते हैं। मान लीजिए आपने एलआईसी से पॉलिसी खरीदी, 5000 का प्रीमियम है और आप जब मर जाए तो फैमिली को 5000 प्रीमियम के सामने 5 करोड़ रुपए एलआईसी ने देने हैं। तो समझो, इफ यू डाई देन फैमिली विल गेट मनी, जब यस फैमिली विल गेट मनी। आप मर गए तो फैमिली को पैसा मिलेगा। पर प्रश्न है, मान लीजिए आप मरे नहीं, आप सिर्फ बूढ़े हो गए, यू डिड नॉट डाई, यू सिंपली ग्रो ओल्डर, तो ये जो 5000 प्रीमियम आपने भरा था क्या एलआईसी आपको रिटर्न करेगी या नहीं करेगी? दैट इज द क्वेश्चन। एंड अकॉर्डिंगली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के दो प्रकार होते हैं। जो होल लाइफ या एंडाउमेंट टाइप की पॉलिसी होती है उसमें आपके वो 5000 रिटर्न कर देगा, लेकिन जो ये टर्म लाइफ टाइप की पॉलिसी होती है तो उसमें आपको बाय बाय कर देना है, वो 5000 रिटर्न नहीं करेगा। ऐसी दो जात की पॉलिसी होती है, एक जिसमें इफ यू डू नॉट डाई देन आल्सो फैमिली गेट्स मनी एंड यू आल्सो गेट मनी, तो वो होल लाइफ या एंडाउमेंट पॉलिसी। और सामने दूसरी होती है टर्म लाइफ की, जिसमें आप नहीं मरे तो फैमिली को प्रीमियम वापस नहीं होगा, आपको भी प्रीमियम वापस नहीं होगा। तो फिर आपके भाई तो फिर सब लोग हम एंडाउमेंट वाली पॉलिसी लेते हैं, होल लाइफ एंडाउमेंट जिसमें प्रीमियम वापस होगा। इतना आसान नहीं है। ये जो पॉलिसी होती है समझो वो ऐसी होती है 10 साल 15 साल 30 साल कंटिन्यूअसली पैसा भरना पड़े और उसमें भी प्रीमियम हाई लेवल के होते हैं कि आपने हर साल 30,000 भरने पड़े। तो आपकी इतनी कैपेसिटी है तो आप उसमें जा सकते हैं, वरना फिर आपको टर्म लाइफ पॉलिसी लेनी पड़ेगी। क्या होती है, एक साल की या छोटी ड्यूरेशन की हो, इसमें प्रीमियम भी कम होता है कि मान लो 5000 दे दो, 1000 दे दो, ऐसा। तो इस कारण से हर एक को अपनी कितनी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, क्या उसकी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वो इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। अब मान लीजिए आपने ऐसी होल लाइफ या एंडाउमेंट पॉलिसी ली जो मैंने आपको बताया 10 15 20 साल की होगी, तो शर्त क्या कि कंटिन्यूअसली हर साल पैसे भरने पड़ेंगे। लेकिन मान लीजिए क्लाइंट ने पहले तो जोश में ले ली पॉलिसी, 1 साल पैसा भरा, 2 साल पैसा भरा, 10 साल तक उसको भरना था पर उसने नहीं भरा, यानी कि उसने मतलब सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं किया, ऐसा सोचो। तो क्या ये पहले 2 साल इसने क्लाइंट ने जो 10,000 भरे थे मान लो, वो रिटर्न होंगे कि नहीं? तो पहले ऐसा कुछ रिफंड देती नहीं थी कोई इंश्योरेंस कंपनी, या बहुत मामूली रिफंड आपको देती, ठीक है तुम ले जाओ 20 टका 30 टका। फिर आईआरडीआई ने अभी थोड़ा टाइट किया है
कि अच्छा ऐसा कोई क्लाइंट है जिसने ऐसी लंबी वाली पॉलिसी ली है लेकिन 1-2 साल बाद वो नहीं रिन्यू कर पा रहा, तो 1-2 साल उसने जितना पैसा भरा था उसका 80 to 85% तो कंपनी ने क्लाइंट को रिफंड करना पड़ेगा, प्रीमियम का पैसा। उसको कहते हैं सरेंडर वैल्यू। तो सरेंडर वैल्यू क्या है, जब आप ऐसी लॉन्ग ड्यूरेशन पॉलिसी बीच में ही छोड़ देते हैं, तो आपको कितना रिफंड में मिले, दैट इज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू। तो लाइफ इंश्योरेंस वी आर सीइंग, अभी लाइफ इंश्योरेंस में टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस हमने देखे, फिर आते पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, एलआईसी, जीवन ज्योति, ये सब क्या है। देखिए अंग्रेजों ने पोस्टल विभाग जो शुरू किया, तो आज़ादी से पहले ही पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस वो लेके आए थे। वो जो अंग्रेजी उनके गोरे ऑफिसर्स होंगे वो वहाँ से इंश्योरेंस लेते ताकि वो मर जाए तो उनकी फैमिली को रिटर्न में पैसा मिले। आज़ादी के बाद सरकार ने ये सिस्टम चालू रखा कि अब से गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी, सरकारी कंपनियों के एम्प्लॉय भी, ओएनजीसी टाइप के और गाँव वाले भी, ये सब लोग भी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। आपने जो भी प्रीमियम भरा मान लो 5,000, तो वो सब सरकार को लोन मिल जाएगा, वो सब योजना चलेगी। अब मर गए फैमिली को पैसा मिलेगा, जो भी उसमें लिखा 5 लाख मिले, 10 लाख मिले। तो दैट इज पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। इसमें और भी जनरल नॉलेज और छोटे-छोटे प्रकार हैं जो हम आप हैंडआउट में देख लेना, मैं इधर उसको खींच लेगा। तो पोस्टल इज डन, देन एलआईसी। आज़ादी से पहले मैंने आपको बताया बहुत सारी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, पर उधर सब नेपोटिज्म और स्कैम चलते थे। तो 1956 में उन सारी 100-150 जो भी इंश्योरेंस कंपनियां थी, सरकार ने टेक ओवर कर दिया, नेशनलाइज कर दिया, सारी मालिकी अपने हाथ में ले ली। उसको बोला गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट, और जो बन गया वो है एलआईसी। एलआईसी का भी अपना जनरल नॉलेज है, वो आप हैंडआउट में देख लेना कि उसका बिल्डिंग का क्या नाम है, उसकी मैगजीन का क्या नाम है, उसका मोटो क्या है, योग क्षेमम वहां मैं अपने क्लाइंट्स की रक्षा करता हूं वगैरह। आईएएस में तैयार नहीं करना है, बट एलआईसी की खुद की 2 परीक्षा होती है। एक तो होता है कुछ असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, ये दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। 2 होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, एक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। तो प्लान बी के रूप में आपको देना हो तो फिर वो सब रट के जाना पड़े। हालांकि वो एग्जाम मेरे ख्याल से हर साल रेगुलर नहीं होती, जब आए तब आपको सोचना चाहिए। अभी जो एलआईसी है उसकी खुद की कुछ पुरानी योजना है, एलआईसी आम आदमी बीमा योजना। वो मैंने हैंडआउट में दिया इसलिए क्योंकि वो सरकार की इंडिया ईयरबुक में दिया है। कुछ बार यूपीएससी को बुरी आदत है कि सीधा उधर से उठा के कुछ पूछ ले। मेरे हिसाब से पुरानी बेकार सी योजना है, इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा, आपको टाइम मिले तो पढ़ लेना, वरना छोड़ो इसे। दिस इज गिवन इन हैंडआउट। तो एलआईसी इज डन, पोस्टल इज डन, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज डन। नेक्स्ट इज जीवन ज्योति बीमा योजना। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके नीचे योजना लाइफ इंश्योरेंस के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद, मतलब 2014 के बाद आई होगी, इसलिए हमें याद रखनी है। फीचर ऐसा है कि मान लो जो भी पापा है उन्होंने प्रीमियम भरा, हर साल 436 रुपए भरने हैं। वो किसी को भी, मतलब आप एलआईसी में फॉर्म भर सकते हैं, एचडीएफसी इंश्योरेंस में फॉर्म भर सकते हैं, सरकारी प्राइवेट कहीं भी इच्छा हो आप भर सकते हैं। आप अगर मर गए तो फैमिली को 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आप नहीं मरे तो आपको वो 436 वापस नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये है टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो मैंने आपको आगे बताया। द स्कीम इज लाइक दिस, आप जो भी 400 रुपए भरो, मर गए तो फैमिली को 2 लाख मिलेंगे, अगर आप नहीं मरे तो 400 भी गए आपके। सो इट इज अ टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो दैट इज जीवन ज्योति बीमा योजना। अब ऐसी एक और योजना है, सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। उसमें ऐसा है कि आप 20 रुपए का प्रीमियम हर साल भरो, और ये जनरल इंश्योरेंस है, मतलब कि लाइफ के अलावा वाली भी कुछ चीज़ों को कवर करे। फॉर एग्जाम्पल कि आप मरे नहीं, लेकिन आपका एक हाथ एक पैर चला गया, तो एक अंग चला जाएगा तो 1 लाख मिले। आप कहते तो मेरे दोनों आँख, दोनों हाथ, दोनों पैर चले जाए तो मुझे 6 लाख रुपए मिलेंगे, जवाब है नहीं। मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम 2 लाख ही मिलेंगे। और दूसरा, मान लीजिए आप फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं और एक्सीडेंटल डेथ हो गया, कोई मशीन गिरा वगैरह, या मर्डर हो गया, डिजास्टर कुछ आया, तो उस केस में भी आपकी फैमिली को 2 लाख मिलेंगे। लेकिन सुसाइड, अल्कोहल, ये सब में आप मर गए तो फिर फैमिली को कुछ नहीं मिले। ऐसा ये सुरक्षा बीमा योजना है। आप कहते दो योजना क्यों करी, एक ही रखते तो फिर, और उसमें सारे फीचर देते। आई एग्री विथ यू, लेकिन यहाँ पर आप समझो प्रीमियम बहुत कम रखा है इन्होंने। और ये जो सब चीजें मेनली इट इज फॉर फैक्ट्री वर्कर्स, ताकि कुछ ऐसी इंडस्ट्री हो जहाँ पर वर्कर की कोई सुरक्षा ना हो, तो उन सबको सरकार क्या करेगी, हम पैसा देंगे और इनका 20 रुपए का कर दो, ऐसे सब खेल करने के लिए बनाया गया है। हमें एग्जाम पास करने तो हम याद रखेंगे, आगे बढ़ो। तो लाइफ इंश्योरेंस देखा, जनरल इंश्योरेंस मतलब लाइफ के अलावा वाली चीजें, तो इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना देखा। अब ऐसी बहुत सारी और योजनाएं आएंगी जो एक एक करके हम देखते हैं। तो जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस मतलब लाइफ के अलावा वाली, उसमें कोई चीज आती है, मतलब बिना मरे भी आपको कुछ पैसा मिले, कुछ सुविधा मिले, ऐसी चीजों। तो उसमें एक चीज है ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। 48 में इसका कानून बना, 52 में ये काम चालू करता है, लेबर मिनिस्ट्री के नीचे की संस्था है। ये ईएसआईसी वाले करते क्या है, ये फैक्ट्री में वर्कर है, मान लो उससे 10 रुपए कट के उसका मालिक है, उसने मान लो 5 रुपए डिपॉजिट करने हो, ये 15 रुपए जाएंगे ईएसआईसी में, और वहां से वो शेयर्स में, बॉन्ड्स में, सरकारी बैंकों में फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाले, ये सब इन्वेस्टमेंट करेगी। और उसके बदले वर्कर को क्या मिले, जब भी आप बीमार होंगे, आपकी फैमिली बीमार होगी, तो ईएसआईसी के हॉस्पिटल में आपका फ्री में इलाज, मेडिकल ट्रीटमेंट होगा। तो ईएसआईसी बेसिकली समझो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, या एक प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस है। अब इसे कौन ज्वाइन कर सकता है, ऐसी हर एक एस्टैब्लिशमेंट जो नॉन सीजनल है, मतलब पूरा साल चलती है, जैसे कोई फैक्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री, सीजनल एस्टैब्लिशमेंट के लिए नहीं है। मतलब मान लो कि कोई शुगर केन का, गन्ने का खेत है, उसमें 5 महीने ये लोग काम करते हैं, फिर काम नहीं करते, तो ऐसी सीजनल एंटरप्राइजेस के लिए ये योजना नहीं है। तो नॉन सीजनल एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 10 या उससे ज्यादा वर्कर काम करते हो, उनके वास्ते ये ईएसआईसी नाम की स्कीम है। उसमें भी सारे वर्कर ने जो जिनकी सैलरी 21,000 से कम हो, उनको ये लीगली प्रोटेक्शन देती है कि उसकी सैलरी का मान लो 1000 रुपए कट हो, उसका मालिक भी 1000 रुपए दे, फिर ये सारा पैसा जाए ईएसआईसी में, आगे इन्वेस्ट हो, आप बीमार हो गए फ्री में ट्रीटमेंट करेंगे वगैरह। अब ये जो ईएसआईसी है, मैंने आपको बताया 10 या उससे ज्यादा वर्कर है उसके लिए ये लीगली कंपलसरी है। ऐसा पहले से था, फिर आया कोरोना, कोरोना में सरकार को लगा और ज्यादा वर्कर्स को कवर करते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो लेस देन 10 वर्कर्स हो, 10 से कम वर्कर वाली भी कोई फैक्ट्री हो तो उनको भी कवर करेंगे। जैसे कि ये हो एसिड बैटरी वाली या पेस्टिसाइड, ऐसी कोई हैजार्डस इंडस्ट्री है, जोखिमी एक्सप्लोजिव बन रहे हैं, केमिकल का कुछ पॉइजनस केमिकल बन रहे हैं, तो भले उसमें 5 वर्कर हो, उनका कंपलसरी ये वाला बीमा होगा। बाकी इंडस्ट्री हो, मान लो कि एक पेस्टी बनाने वाली, तो वो तो हैजार्डस नहीं है, तो उसमें वॉलंटरी स्वैच्छिक है, उसका मालिक चाहे वो वर्कर चाहे तो भले 5 वर्कर हो तो भी वो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी ये ईएसआईसी स्कीम है। ईएसआईसी में क्या फायदे मिलते हैं, तो मैंने आपको बताया, आप बीमार हो गए तो आपको आपकी फैमिली को फ्री कवरेज है। जो वर्किंग वीमेन है वो प्रेग्नेंट हो गई तो जितने महीने नौकरी नहीं जा सके तो भी उसको सैलरी मिलती रहे, जिसको कहते हैं मैटरनिटी बेनिफिट, मातृत्व लाभ मिले। तीसरा, फैक्ट्री में आपकी मशीन गिरा, मर गए तो आपकी फैमिली को पैसा देंगे। चौथा, आप बीमार हो गए, उतने दिन मान लो 1 महीना ऑफिस नहीं जा पाए, तो 1 महीने के लिए आपको सैलरी मिले, ऐसा सिकनेस बेनिफिट भी होता है। पांचवा, फैक्ट्री पे आपको मशीन गिर गया, आपका हाथ कट गया, तो आप अपाहिज हो गए तो डिसेबिलिटी अलाउंस भी मिले। छठा, मान लीजिए आपकी फैक्ट्री बंद हो गई, तो इनवॉलंटरी लॉस ऑफ जॉब, अनैच्छिक रूप से आप तो बेरोजगार हो गए, आपने इस्तीफा नहीं दिया था, यू डिड नॉट रिजाइन येट, यू आर अनएम्प्लॉयड, तो उस केस में भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, मतलब बेरोजगारी भत्ता मिलेगा अगर आपकी फैक्ट्री बंद हो जाती है। सो दीस आर द बेनिफिट्स बाय द ईएसआईसी। ईएसआईसी के और भी जनरल नॉलेज है कि और क्या-क्या मिलेगा उसको। अगर आप ईएसआईसी के वो ऑफिसर या क्लर्क की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो और देख लेना, वरना इतना लोड लेना नहीं है, सब हैंडआउट में दिया है। तो वी आर डन विद दिस सुरक्षा बीमा योजना, वी आर डन विद दिस ईएसआईसी। कोरोना में और छोटी-मोटी योजनाएं थी पर मैंने वो डिलीट कर दी क्योंकि वो इतना चर्चा में नहीं है।
एक मुद्दा पढ़ते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। देखिए जनरल इंश्योरेंस के अंदर एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस का काम देखिए, मतलब मर गए तो पैसा मिले, और ये कार इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ये सब करना तो जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। उसमें आजादी से पहले सब प्राइवेट सेक्टर की जो ये राजा रजवाड़ा वगैरह की कंपनियां थी, बहुत नेपोटिज्म स्कैम चलते थे, तो 1972 में जो भी इंदिरा गांधी के टाइम में उनका नेशनलाइजेशन हुआ और 4-5 सरकारी कंपनी बन गई। न्यू इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस एंड जीआईसी, 5 संस्थाएं बनी। फिर इसमें से ये जो जीआईसी है और ये जो 4 दूसरी थी, इन लोगों ने कुछ शेयर होल्डिंग दी, नाबार्ड ने कुछ 30% शेयर होल्डिंग दी और एक और नई कंपनी बना दी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, वो साल 2002 में बनी। इन सबका हेडक्वार्टर और क्या मोटो है वो सब आप तैयार करना अगर आप उनकी परीक्षाओं की तैयारी करें। यूजुअली जितनी संस्थाएं समझो उसमें 2 जात की परीक्षा होती है, एक होती है ऑफिसर की, दूसरी होती है क्लर्क की या असिस्टेंट की, कुछ बार स्पेशलिस्ट की, तीसरी होती है आईटी, लीगल, हिंदी, राजभाषा वगैरह। तो बट ये रेगुलरली नहीं होती है। तो प्लान बी के रूप में मैं इंश्योरेंस की तैयारी करा, ऐसा कभी बोलना मत, वो प्लान बी सही में नहीं है। प्लान बी उसको बोलते हैं जो रेगुलरली होता है, आईबीपीएस है, आरबीआई है या चलिए एसबीआई है, दीज आर कॉल्ड प्रॉपर प्लान बी। ये तो कब आएगी कोई नक्की नहीं। एलआईसी के अंदर 100% मालिक है सरकार की। फिर सरकार ने सोचा 5% जनता को बेच देते हैं, 95 अपने पास रखते हैं, ताकि 5% जो बेचा उसके बदले जनता हमको 100 करोड़ रुपए दे दी, इससे अलग-अलग योजनाएं चलाएंगे, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। एयर इंडिया में भी 100% सरकार की मालिकी थी, पर इन्होंने सारा बेच दिया, 100% दे दिया तो सरकार की 0% ओनरशिप हुई, एयर इंडिया की, सारा टाटा को बेच दिया। इसे क्या कहेंगे, प्राइवेटाइजेशन या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो सरकार ये सोच रही है कि जरूरत से ज्यादा सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, इतनी सारी क्यों रख रही है, 1-2 तक काफी है, इसको अदानी अंबानी किसी को बेच देते हैं, ऐसा सरकार सोच रही है। लेकिन इसमें तकलीफ है, इनको जब इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज किया था, जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972, तो कानून में ऐसा लिख दिया था कि मिनिमम 51% शेयर होल्डिंग सरकार के हाथ में होनी चाहिए, यानी कि हमेशा गवर्नमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो कभी ये पूरी कंपनी तो बेच ही नहीं सकते अदानी अंबानी किसी को। तो अगर कानून ऐसा है तो क्या करना चाहिए, कानून बदल देना चाहिए। इफ द लॉ डज नॉट अलाउ गवर्नमेंट टू सेल द एंटायर कंपनी टू समवन, देन द लॉ नीड्स टू बी चेंज्ड या अमेंडेड। ऐसा अमेंडमेंट या सुधार किया गया 2021 में, तब से ये हटा दिया, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो मतलब देना पूरी कंपनी बेच सकते हैं, सरकार को 51% होल्डिंग अपने पास रखने की जरूरत है। फिर ये कोरोना में हेल्थ पॉलिसी, कोरोना कवच, आरोग्य संजीवनी, ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने डिलीट कर दी क्योंकि वो पुरानी चीज हो गई, इतना मुझे अभी काम का लगता नहीं। इसके बाद जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस अपना नेक्स्ट फोकस रहेगा, लेकिन वो एक रो में पढ़ना है, तो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के दौरान ये जो हमने अब तक ईएसआईसी समझा, या फैक्ट्री में काम करो, बीमार हो गए तो वो फ्री में ट्रीटमेंट करेंगे, ये फैसिलिटी इनमें से कितनी संस्थाओं के वर्कर्स को मिलती होगी। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, तब तक आप सोचिए, देन वी मूव फॉरवर्ड। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। हाँ, तो मित्रों आपको क्या लगता है, इनमें से कितनी संस्थाओं में आप मजदूरी करते हैं तो आपको ये फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस ईएसआईसी वाला मिलेगा। वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। सुप्रिया, प्रदीप, चिराग, लक्ष्मीकांत, शिवा, समृद्ध, प्रतीक्षा, अंकित, सोमेश, कोमल, देवयानी, हर्षित, भानु, नफीसा, निशा, अनिकेत, सहेली, सुशांत, विक्रम, ऋषभ, पारुल, मधुकर, प्रीति, साक्षी, अनुपम, अजय, नफीसा, राजेश्वर, मोहम्मद, वल्लभी, रुपेंद्र, वैभवी, अल्फ्रेड, अमन, अरविंद, मारियुष, देव, सर्वज्ञ, राहुल, विवेक, आर्या, अमर, करेक्ट आंसर्स। मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, कोई भी नॉन सीजनल एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉई है तो इनको ये सब लाभ मिलता है कि आपकी सैलरी से कुछ पैसा कटेगा, फैक्ट्री का मालिक कुछ पैसा देगा, सब जाएगा इन्वेस्टमेंट में, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। तो चाहे आप होटल में काम करो, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, मतलब ये सरकारी बस कंपनियां या निगम जो होते हैं, न्यूज़पेपर में काम करो, मेडिकल इंस्टीट्यूट में, एवरीवेयर यू आर एलिजिबल। सो द आंसर इज डी 1 2 3 4।
अब कुछ लोग इधर वकील बन जाते हैं कि मान लो कोई प्राइवेट क्लिनिक है, उसके अंदर डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर 3 ही लोग हैं, तो फिर तो ये सही नहीं होगा। अब वो बराबर है, अपन यूपीएससी के आंसर की कहती है डी, मतलब वो जनरल सेंस में पूछ रहे थे, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में हम डिफेंस लॉयर है और मेरे ये क्लाइंट ने इंडियाज वर लेटेंट में ऐसा नहीं बोला था, ऐसा अपने को साबित करना नहीं है, तो जो है वो कबूल करो कि जनरल सेंस में करेक्ट है, ओके आंसर इज डी। नाउ मूविंग फर्दर, तो वी लर्निंग अबाउट द जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में अभी अपना फोकस होगा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब मैं बीमार हो जाऊं तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराऊं तो इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल का बिल भरे। तो अब एक आदमी का ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, तो इंडिविजुअल पॉलिसी है। कुछ बार आप ये कहें कि मैं और मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स और मेरे वाइफ ये इतने लोग कवर हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें पर्सन और उसकी फैमिली को कवर किया जाए। फिर कुछ होती है फिक्स्ड बेनिफिट वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, कि मान लीजिए आप कैंसर का इंश्योरेंस करो, उसमें लिखा हो जो भी कि आपने 5,000 रुपये बनने, और अगर आपको कैंसर हो गया तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 50 लाख रुपये आपको देगी। तो फिर इट डजंट मैटर, कैंसर के बाद आपको हॉस्पिटल का बिल है 10 लाख रुपए या 60 लाख रुपए, इंश्योरेंस कंपनी डजंट केयर, तुमको कैंसर हुआ, ये लो 50 लाख रुपए, अब तुम अपना देख लेना। तो उसे हम कहते हैं फिक्स्ड बेनिफिट वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। दूसरी होती है इंडेमनिटी बेस्ड, क्षतिपूर्ति आधारित, मतलब जितना तुम्हारा बिल आएगा वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी अप टू अ सर्टेन लिमिट। कि मान लीजिए आप ऐसी पॉलिसी ले 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, और असल में हॉस्पिटल का बिल है 1.5 लाख रुपए, तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हॉस्पिटल को 1.50 लाख देगी। लेकिन मान लीजिए हेल्थ आपका हॉस्पिटल बिल है 6 लाख रुपए, तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम सेलिंग है 5 लाख, तो 5 लाख देगी, बाकी 1 लाख आपने अपने पॉकेट से निकालने होंगे। तो ऐसी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसको हम कहते हैं इंडेमनिटी बेस्ड, मतलब दे विल कवर द कॉस्ट अप टू दिस मच, उससे कम बिल आया तो कम बिल भरेंगे, ज्यादा है तो आपको निपटाना होगा। अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या है, फैक्ट्री वर्कर हैं यहाँ के लोअर मिडिल क्लास के जो फैक्ट्री वर्कर है 21,000 से कम कमाते हैं, तो उनके लिए तो ईएसआईसी नाम की योजना है जो हमने ब्रेक से पहले देखी। भारत के अंदर 10 करोड़ गरीब परिवार है, तो उनको तो सरकार ने कहा कि हम खुद ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में कर देते हैं, जिसे कहेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, और ये इंडेमनिटी टाइप का है, मतलब जितना बिल आए उतना पैसा देंगे, अप टू मैक्सिमम लिमिट की 5 लाख तक देंगे। प्रीमियम गरीब आदमी ने क्या भरना है, कोई प्रीमियम नहीं है, फ्री में सरकार करेगी। बाकी जो मेरे आपके जैसे लोग बचे उनका क्या है, तो भाई तुम खुद के मालिक हो, तुम अपनी पॉलिसी खुद खरीदो, जो भी आईसीआईसीआई एचडीएफसी वगैरह से, गवर्नमेंट डजंट केयर। तो दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। अब अपना मेन मुद्दा आता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। पहले के जमाने में एक योजना थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसको याद नहीं रखना है। उसमें ये था कि गरीब आदमी को कवर करेंगे, लेकिन 30,000 रुपए तक का हॉस्पिटल बिल सरकार कवर करेगी, और फैमिली के अंदर सिर्फ 5 लोगों को मैक्सिमम कवर करेगी, ताकि फैमिली में 6 लोग यहाँ गरीब हैं तो 5 को कवर करेंगे, छठे को नहीं करेंगे। तो दैट वाज राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। फिर मोदी सरकार ने इन्होंने पुरानी योजना बंद कर दी, मर्ज कर दी, और उसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ये किया। फिर इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज वो लेके आए कि देखो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस तो आपकी पूरी फैमिली के लिए, 5 लोग हैं 10 लोग हैं, जितने सबको कवर किया। पर वो 5 लाख में समझो कि आप बीमार हो गए, 2 लाख का कोटा खत्म हो गया, आपके हस्बैंड वाइफ बीमार हो गए, 2 लाख का कोटा खत्म हो गया, आपका बच्चा बीमार हो गया, 1 लाख का कोटा, तो 5 लाख तो खत्म हो गए साल में। लेकिन आपके फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी उम्र 70 से ज्यादा है, तो उसको सेपरेटली 5 लाख का और कोटा है, ताकि उसका मतलब 10 लाख तक आपका कवरेज हो गया। तो दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और फैमिली मतलब हर गरीब फैमिली को पर ईयर हर साल कितना कवरेज है, 5 लाख का, लेकिन उसमें अगर सीनियर सिटीजन है तो उसका सेपरेटली एडिशनली 5 लाख एक्स्ट्रा कोटा रहता है। ये योजना कौन चलाता है, चलाने के लिए गवर्निंग बॉडी मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री के नीचे कमेटी है, लेकिन ये रोज का काम नहीं देखते, रोज का काम देखने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है एनएचए, और उसका एक सीईओ होता है। उसके नीचे स्टेट लेवल की स्टेट हेल्थ एजेंसी होती है, उसके नीचे सब सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं जिनको एमपैनल किया जाता है, मतलब उनकी लिस्ट बनाई जाती है, उसमें से कोई भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा लो, आपका सब फ्री है अगर आप गरीब आदमी है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस गवर्निंग बॉडी फर्दर। मैंने आपको बताया हेल्थ मिनिस्ट्री के नीचे गवर्निंग बॉडी होता है, उसके नीचे एक संस्था जिसका नाम है नेशनल हेल्थ एजेंसी, उसका काम है जन आरोग्य योजना लागू करो। ये हेल्थ मिनिस्ट्री की एक अटैच्ड ऑफिस है, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मिनिस्ट्री के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, विभाग होते हैं, इससे इसको थोड़ा ज्यादा फ्रीडम होता है। अटैच्ड ऑफिस को थोड़ा फ्रीडम होता है, इसका मतलब क्या, मान लीजिए कोई एक नॉर्मल डिपार्टमेंट है, उसमें आपको नए लोगों को रिक्रूट करना है, तो ऑफिसर रिक्रूट करने होंगे ग्रुप ए में, तो यूपीएससी से परीक्षा ले लो, ग्रुप बी ग्रुप सी वाले लेने तो एसएससी से एग्जाम ले लो। लेकिन ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी क्या नहीं, तुम बाहर हो, तुम मौज करो। तो अगर ये कहे अच्छा मुझे किसी को आईएम से लेना है 1 करोड़ की सैलरी पे, तो ऐसे ही ले ले, कोई पूछने वाला नहीं। तो दे हैव मोर ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द नॉर्मल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स। हर एक छोटी छोटी चीज के लिए उसने ना तो मिनिस्टर को इन्फॉर्म करना है या मिनिस्टर का सिग्नेचर लेने की उसको जरूरत है। तो दैट इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, उसके नीचे एक सीईओ होता है, उसके नीचे स्टेट लेवल की हेल्थ एजेंसी होती है, उसके नीचे सरकारी जो भी हॉस्पिटल है, जो एम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल है, जैसे मान लो फोर्टिस, अपोलो, कैडिला, वहां पर भी आप इलाज कराओ, अगर वो इस लिस्ट में है तो फ्री में इलाज हो जाएगा। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं। एक योजना है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के 2 कंपोनेंट हैं, एक है कि ये जो गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी पीएचसी होते हैं, इसको अपग्रेड करेंगे, 5 स्टार बना देंगे, दैट इज वन कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत का दूसरा कंपोनेंट है हेल्थ इंश्योरेंस, ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। इसके पहले कुछ और योजनाएं थी जो मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, 30,000 का इंश्योरेंस, सीनियर सिटीजन, वो सब बंद कर दिया, मर्ज कर दिया, और उसकी जगह अब से ये जन आरोग्य योजना है। ये जो हॉस्पिटल अपग्रेड की योजना है उसको हम लोग समझेंगे पिलर 6 में, अभी हम लोग पिलर 1 में, तभी हम सिर्फ इंश्योरेंस वाला देखिए, अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है इसका भी पहले नाम कुछ और था, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, फिर बदल के अब बोला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये कितने लोगों को कवर करती है, तो गांव में 8 करोड़ फैमिली, शहरों में 2 करोड़ फैमिली, यानी 10 करोड़ फैमिली, और वो मजूम करे हर एक में 5 लोग हैं, तो कितना 50 करोड़ लोगों को ये कवर करता है। प्रश्न ये 50 करोड़ लोगों को इन्होंने ढूंढा कैसे कि ये लोग गरीब हैं, क्या सब लोगों का इंडियन आइडल का फॉर्म चेक किया था, जवाब है नहीं। उन्होंने एक सर्वे किया था जिसको बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, SECC, उसमें पिरामिड बनाई है, तो जो एकदम बॉटम में है वो तुम लोग सब गरीब हैं, तुमको इसमें हम कवरेज देते हैं। तो दैट इज सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, इसके बारे में हम लोग छठे पिलर में समझेंगे। तो समझो ये तो गरीबों के लिए है, यानी कि अमिताभ बच्चन, गोविंदा, मुकेश खन्ना, ये सब लोगों के लिए नहीं है। लेकिन 2024 में सरकार ने रिफॉर्म लिया कि अब से कोई भी सीनियर सिटीजन है जो 70 या उससे ऊपर का है, फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन, तो भले वो गरीब नहीं है लेकिन उनको भी 5 लाख का तो हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में मिलेगा, भले वो रिच है अमीर है। तो रिमेंबर, बाय डिफॉल्ट दिस स्कीम इज मेंट फॉर पुअर पीपल, यस, बट कोई व्यक्ति 70 या उससे ऊपर का है तो फिर उसको फ्री में मिलेगा, भले वो अमीर अमिताभ बच्चन है। तो क्या मिलेगा, 5 लाख पर फैमिली। अब उसमें ऐसा भी नहीं कि आपको मतलब मच्छर ने काट लिया, मुझे बुखार हो गया, जुकाम, उसका कोई कवरेज नहीं है, वो तो आप जाइए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में फ्री में आपको दवाई दे देगा। यहाँ जो 5 लाख काउंट हो गए वो कैसे, कि सेकेंडरी हॉस्पिटलाइजेशन मतलब ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट, तहसील या जिले लेवल के हॉस्पिटल में जाना पड़े, या टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन मतलब आईसीयू में, एम्स में, ये कोई कैंसर हॉस्पिटल में आपको जाना पड़े, तब जो बिल आएगा उसका 5 लाख रुपए तक ये लोग कवर करेंगे। तभी सरकारी हॉस्पिटल यस, और स्टेट गवर्नमेंट पसंद करे ऐसी प्राइवेट हॉस्पिटल भी, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, मैक्सिस हॉस्पिटल वगैरह।
तो नॉर्मली मैं या आप जब कोई प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आईसीआईसीआई वगैरह, तो उसमें वो प्री एक्जिस्टिंग डिजीज को कवर नहीं करते कि मान लो जब आप लेते हैं तभी आपको डायबिटीज पहले से है, ये लोग क्या कहेंगे देखो तुम्हारी बाकी दवाइयों का बिल हम भरेंगे पर डायबिटीज की दवाई का नहीं भरेंगे क्योंकि तुमको पहले से था। तो दैट इज द बैड थिंग विद दिस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज। लेकिन ये जो सरकार की योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें अच्छी बात क्या है, प्री एक्जिस्टिंग डिजीज आल्सो कवर। पहले दिन से तुमको कैंसर का डायबिटीज जो भी था तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा फ्री में। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब रिक्शा या एम्बुलेंस में तुम्हें घर से हॉस्पिटल लाया वापस छोड़ा उसका भी खर्चा कवर होगा। सब कुछ कैशलेस एंड पेपरलेस है। मतलब नॉर्मली जो हम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले उसमें कई बार क्या होता है कि पहले आप बीमार हो जाओ, फिर आप हॉस्पिटल में जाओ, फिर हॉस्पिटल में 10,000 खुद से पे करो, फिर तुम बिल जमा करो, फिर इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रीइंबर्स करेगी। यहाँ पर ऐसा नहीं, तुम जाओ दे दना इलाज कराओ, कोई पैसा देना नहीं है, कोई फॉर्म भरने नहीं है, मतलब सब डिजिटल काम होता है। आपको कार्ड दिया जाता है गोल्डन कलर का, वो आपको यूज करना पड़े। भविष्य में सरकार की चाहते हैं जो गरीबों के आधार कार्ड नंबर उससे सीधा लिंक कर देंगे और सबका बस आधार कार्ड नंबर वो दिखा दे और उसका इलाज हो जाएगा। तो दैट इज जन आरोग्य योजना, उसके फीचर बताया। अब उसके कुछ सब स्कीम है, सब स्कीम में ऐसा आयुष्मान भारत उसके नीचे मैंने आपको बताया हॉस्पिटल अपग्रेड करेंगे और दूसरा था 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। अब जो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देंगे उसमें कुछ सब कंपोनेंट है। पूरे भारत के लिए क्या है कि गरीबों को देंगे, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जितने रेसिडेंट है, अमीर है गरीब है, सबको 5 लाख का इंश्योरेंस फ्री है। उसको कहा गया पीएम सेहत स्कीम, पीएम सेहत फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर की वो रिच है पूरे सबको कवर करेंगे। तीसरा ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, बीएसएफ सीआरपीएफ वगैरह, उसमें जितने ऑफिसर और स्टाफ है उनको कवर करेंगे। भले उनकी तो सैलरी अच्छी होगी जो भी 50,000 60,000 1 लाख, तो वो तो गरीब नहीं है, लेकिन उनको भी फ्री में 5 लाख का इंश्योरेंस उनको भी उनकी फैमिली को भी मिलेगा। उसे क्या गया आयुष्मान सीएपीएफ योजना। तो दीज आर ऑल सब कंपोनेंट्स ऑफ द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। तो हमने सब स्कीम देखी, अब कि इसका पैसा कौन कैसे देगा। तो एक तो मैंने आपको बताया ये सब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, नेशनल हेल्थ एजेंसी या अथॉरिटी है, अटैच्ड ऑफिस से ये देखा। पैसा मान लो 100 रुपये का बिल आता है। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जम्मू कश्मीर हिमालय ये सबको कहा जाता था, हिमाचल प्रदेश वगैरह इनको कहा जाता था स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो वहाँ पर 90% यूनियन देगा, 10% उन स्टेट्स को देना पड़ता था। बाकी जो स्टेट है यूपी बिहार महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात वगैरह उसमें 60 यूनियन देगा, 40 स्टेट देगा। और अगर कोई यूनियन टेरिटरी जहाँ लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब दीव दमन दादरा नगर हवेली वगैरह, उसमें 100% खर्चा यूनियन गवर्नमेंट उठाती थी। ऐसा पहले था बिफोर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। फिर 370 हटा दिया 2019 में, तब जानते हैं कि 2 हिस्से हो गए। जम्मू कश्मीर है वो दिल्ली जैसा बना दिया कि यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, मतलब वहाँ पर एक विधानसभा होगी और उसके ऊपर एक सीएम होंगे, ओमर अब्दुल्ला, तो वो बनाया दिल्ली जैसा कर दिया। तो वहाँ पर तो क्या कि 60-40 रेशियो में जाएगा, मतलब यूनियन 60 देगा, स्टेट में 40 देना पड़े। और लद्दाख अलग हो गया, लद्दाख है यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, मतलब अंडमान निकोबार जैसा, वहाँ जितना खर्चा 100% यूनियन उठाएगा। तो एक प्रकार से जम्मू कश्मीर को अन्याय हो गया कि पहले सारा यूनियन उठाता था, अभी 60-40 कर दिया। तो भविष्य में सरकार कुछ एक नई कैटेगरी बनाएगी कि यूनियन टेरिटरी में भी एक सब टाइप हिल यूनियन टेरिटरी, पहाड़ी केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वहाँ पर रख के उनको 100% उनका खर्चा यूनियन उठाए, ऐसा कुछ होगा तब हम देखेंगे। अभी तो ऐसी न्यूज़ में कभी कभी बात आती है। तो क्या ये सब बनाने के लिए ढेर सारा पैसा तो चाहिए। तो सरकार ने एक और चीज़ की कि जो भी इंपोर्टेड मेडिकल डिवाइस है जैसे एक्सरे या कैट मशीन वगैरह, उस पर सरकार टैक्स लेगी, टैक्स के ऊपर सेस वगैरह लेगी। वो क्या है पिलर 2 में देखेंगे रविवार से। तो समझो इंपोर्टेड चीज़ों पे, इंपोर्टेड मेडिकल डिवाइस पे सरकार कुछ टैक्स या सेस लेगी। ऐसा करके उन्होंने 100 करोड़ कमा लिए। टाटा का मैं भी 100 करोड़ लेता हूँ तो हो गए 200 करोड़। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये लोग नए हॉस्पिटल बनाएंगे ताकि वहाँ गरीब लोग अपना इलाज करा सके। पर नए हॉस्पिटल कहाँ बनाएंगे, दिल्ली में मुंबई में नहीं भाई, उधर पहले से है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, जिसको कहा जाता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर ऐसे हॉस्पिटल बनाएंगे। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन तय करेगा, तो उसके लिए संस्था नीति आयोग, उसके बारे में पिलर 4 में हम लोग और देखेंगे। चैलेंजेस क्या है इसमें, ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उसमें ऐसा है कि वेस्ट बंगाल ने ज्वाइन नहीं किया। उनका ये कहना है कि चलो 60-40 के हिसाब से हमने 100 रुपये में से 40 देने हैं, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम क्यों है, इसलिए हम ये योजना नहीं लागू करेंगे। पहले राजस्थान में भी ऐसा था, फिर राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई तो अमल किया, दिल्ली में भी पहले आम आदमी की सरकार थी उन्होंने अमल किया, भाई तो कहाँ करेंगे। तो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज मिसिंग। ऐसा ही ओडिशा में पहले नहीं कर रहे थे क्योंकि दूसरी बीजेडी या कोई सरकार थी, अब भाजपा की आई तो करेंगे। तो दिस इज वन चैलेंज, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज मिसिंग। दूसरा फंडिंग इज इनसफिशिएंट, मतलब टाइम पे पैसा रिलीज नहीं करते, इसलिए हॉस्पिटल में कई बार मरीज का टाइम पे इलाज नहीं किया जाता वगैरह। इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत, डॉक्टर कम है, हॉस्पिटल कम है, ये सब मीन्स के मुद्दे में इसमें आराम से पढ़ेंगे। तो वी आर डन विद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब आगे बढ़ते हैं फसल बीमा। फसल बीमे में ऐसा है कि आप खेती करो, साइक्लोन सुनामी आ गया, फसल बर्बाद हो गया तो आपको पैसा मिलेगा। ये ऐसी योजना है, इसमें फार्मर ने मान लो जो भी 10 रुपये दे, यूनियन और स्टेट मिलकर मान लो 90 रुपीज दे, ये सब पैसा जाए इंश्योरेंस कंपनियों को, मतलब सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों को भी, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को भी, जहाँ आपको ज्वाइन करना है। और फिर वो जो भी शेयर बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे, आपकी फसल बर्बाद हो आपको पैसा देंगे। तो यहाँ पर समझो ये जो क्रॉप इंश्योरेंस है या फसल बीमा, उसमें 100% फ्री नहीं है कि सरकार सारा उठा लेगी जैसा जन आरोग्य योजना में किया, या फार्मर ने भी कुछ पैसे दे, मान लो 2 रुपये, सरकार देगी 98, फिर जाके वो इंश्योरेंस में जो भी साइक्लोन सुनामी कुछ आ गया, कुछ लोकस्ट अटैक, टीडीओ ने या इंसेक्ट ने हमला कर दिया, तो आपको प्रोटेक्शन है। तो 2016 साल याद नहीं रखना, समझिए प्रधानमंत्री जितनी योजना ज्यादातर वो मोदी सरकार आने के बाद आई है। तो एक साल ही आपको याद रखना है 2014 जब मोदी सरकार आई थी पहली बार। तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इस योजना को चलाती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें क्या मिलता है, नेचुरल कैलेमिटी मतलब साइक्लोन सुनामी वगैरह से प्रोटेक्शन, बिफोर द डिजास्टर, ड्यूरिंग, मतलब बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर हार्वेस्ट। मतलब ऐसा मान लीजिए आपकी इच्छा थी मुझे खेती करनी है, लेकिन आपने सीड्स को आप सॉ भी नहीं कर पाए, मतलब बीजा रोपण भी नहीं कर पाए, यू कुड नॉट इवन प्लांट द सीड और साइक्लोन आ गया, तो भी आपको पैसा मिलेगा। मान लीजिए आपने लगाया फसल फिर बर्बाद हो गया तो भी पैसा मिलेगा। मान लीजिए आपने आफ्टर द हार्वेस्ट फसल काट दी, ट्रैक्टर में भरकी रखी थी, कल ले जाऊंगा तभी बाढ़ आ गई, ट्रैक्टर और आपका फसल बह गया, तो आपकी फसल का पैसा सरकार, मतलब वो जो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द हार्वेस्ट प्रोटेक्शन इज गिवन। दूसरा मान लीजिए साइक्लोन सुनामी नहीं आया, लेकिन ये पेस्ट एंड डिजीज, जीव जंतु कीटक बीमारी, ये सबसे भी फसल बर्बाद है, तो भी आपको पैसा मिले। आपके बेस्ट है तो मुझे ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, एसबीआई ने भी अपनी अलग से जनरल इंश्योरेंस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया है, और प्राइवेट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड वगैरह जो है ऐसी प्राइवेट कंपनी में भी आप फॉर्म भर सकते हो सभी जगह पर। लेकिन यहाँ पर अननेसेसरी कंपटीशन ना हो इंश्योरेंस कंपनियों के बीच, तो उन्होंने सब बंटवारा कर दिया है। बंटवारा ऐसा कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही कंपनी काम करेगी, इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेगी, ताकि आपस में कंपटीशन ना हो। यहाँ पर इच्छा क्या है, सबका कवरेज हो। प्रश्न, किसान को कितना प्रीमियम भरना है, ऐसे कुछ प्रश्न यूपीएससी ने पूछे। क्रॉपिंग सीजन क्या है, ज्योग्राफी के लेक्चर में देखना, रबी खरीफ जायद वगैरह जो भी है। तो खरीफ में आपने वीट गेहूं लगाया है, इंश्योरेंस का प्रीमियम मान लो कि 100 रुपये पर हेक्टर, तो 100 रुपये प्रीमियम में से किसान ने 2 रुपये भरने, बाकी आपके 98 कौन भरेगा, तो उसमें यूनियन 49 भरेगा और स्टेट 49 भरेगा, आधा आधा वो भरते थे। तो फार्मर ने कितना भरना है, 2%। अगर खरीफ सीजन में फूड या ऑयल सीड वो लगा रहा है, रबी या विंटर सीजन में जो भी फूड ऑयल सीड लगा है तो 1.5% उसने भरना है, बाकी यूनियन और स्टेट भरे।
और बाकी जो कमर्शियल क्रॉप होते हैं मतलब शुगर केन, कॉटन वगैरह, उसके अंदर 5% फार्मर भरेगा, बाकी 95 सरकार भरेगी। तो पहले आप देखिए, यूनियन और स्टेट इक्वल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन करते थे। यूनियन 49 भरे तो स्टेट भी 49 भरे। फिर 2020 तक यूनियन गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि अपनी जिम्मेदारी कम कर दी और कहा स्टेट की तुम ज्यादा भरो। कि मान लो अनइरिगेटेड लैंड है, बिना सिंचाई वाली जमीन है, और उसमें करीब जो भी है तो फार्मर 2 रुपए भरेगा। यूनियन ने कहा हम 30 भरेंगे, बाकी 68 स्टेट भरे, अगर वो नॉर्थ ईस्ट और वो बाकी जो स्पेशल कैटेगरी के अलावा वाला है। अब एग्जैक्ट सब याद नहीं रखना क्योंकि ये भी पुरानी बात हो गई अब तो। हमें याद इतना रखना है कि फार्मर का तो फिक्स है, और यूनियन और स्टेट कितना भरेगा उसमें ऐसा है कि अलग-अलग टाइप की सिचुएशन में यूनियन की जिम्मेदारी कम रहे, स्टेट की ज्यादा रहे, ऐसा उन्होंने डिवीजन किया है। एग्जैक्ट ये नंबर सब याद नहीं रखने क्योंकि ये पुराना करंट अफेयर्स है। पहले ऐसा था कि जब किसान बैंक लोन लेने के लिए जाए तो बैंकर इंसिस्ट करता था कि तुमने फसल बीमा लिया है, क्रॉप इंश्योरेंस लिया है, ऐसा हमको सर्टिफिकेट दो तभी तुम्हारा बैंक लोन पास करेंगे। ऐसा कंपलसरी था। लेकिन 2020 के बाद वो सब स्वैच्छिक कर दिया, वॉलंटरी। मतलब नहीं भी लिया है उसने क्रॉप इंश्योरेंस फार्मर ने, तो भी बैंक वाला उसका लोन पास कर सकता है। ये फसल बीमा में और भी चैलेंजेस है कि टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे रिलीज नहीं करते वगैरह, पर वो सब मीन्स के मुद्दे तो मीन्स में देखेंगे। तो वी आर डन विद दिस। सुरक्षा बीमा योजना, ईएसआईसी, कुछ तो पुराने मुद्दे डिलीट कर दिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ मिनिस्ट्री लागू करती है। फसल बीमा योजना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री लागू करती है। ये हमने देखा। इसके बाद सब आएगा छिटपुट मिसलेनियस थिंग्स। मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर है, साइक्लोन, सुनामी, तो किसान की फसल बर्बाद हुई तो फसल बीमा योजना है, तो उसने पैसा भरा, सरकार ने पैसा भरा, उसका काम हो गया। लेकिन ऐसे साइक्लोन, सुनामी में इसका घर भी बर्बाद हो जाएगा, गाय भैंस भी बर्बाद हो जाएंगी। तब पाएंगे तब गवर्नमेंट उसका अलग से रिलीफ पैकेज अनाउंस करती है, सहायता अनाउंस करती है। उसमें तो फिर टैक्स पेयर का पैसा जाएगा क्योंकि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी थी नहीं उसकी कि आपका घर तबाह हो गया, गाय भैंस मर गया। अब यहाँ पर उसमें तो मतलब खराब क्या, खराब ये कि टैक्स पेयर का पैसा उसमें सब अटक जाता है। तो सरकार ये सोच रही है कि चलो हम एक नए जात का इंश्योरेंस निकालते हैं, कैटास्ट्रॉफी इंश्योरेंस, आपदा बीमा। वो ऐसा इंश्योरेंस होगा कि जिसमें क्रॉप भी प्रोटेक्टेड है, एनिमल भी प्रोटेक्टेड है, किसान का घर भी प्रोटेक्टेड है, ये सब कुछ प्रोटेक्टेड है, ताकि क्या ये पूरी रकम जो टैक्स पेयर के पैसों से चली जाती थी उसकी जगह कुछ और तरीके से निकाली जा सके। अब एक्जेक्टली वो कैसे बनाएंगे, क्या इसमें फार्मर ने फी भरनी पड़ेगी या सबके लिए सरकार इंश्योरेंस कंपनी को जिम्मेदार बना देगी, वो सब एक्चुअल में होगा तब हम देखेंगे कि व्हाट इज कैटास्ट्रॉफी इंश्योरेंस। ये कोविशील्ड वैक्सीन का टेस्टिंग चल रहा हो, तो शुरुआत में क्या वॉलंटियर स्वयं सेवी होंगे कि आप मेरे को इंजेक्शन दो, मैं इसका ट्रीटमेंट कराता हूँ। और मान लो फिर वो कहने मुझे तो हार्ट अटैक आ गया तो मुझे 500 करोड़ दे दो, तो कंपनी के ये जो भी लीगल एक्सपेंसेस और बाकी जो फंड देना है, तो कंपनी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसे क्या करोगे? उसे कहेंगे क्लिनिकल ट्रायल लायबिलिटी इंश्योरेंस, की जो फार्मा कंपनी को प्रोटेक्ट करता है जब भी कोई ऐसा वॉलंटियर या कोई केस कर दे। फिर आपकी फैक्ट्री में आग लग जाए तो होम इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ऐसी भी स्कीम्स होती हैं जैसे भारत गृह रक्षा, मतलब होम इंश्योरेंस है। सूक्ष्म उद्यम तो छोटा फैक्ट्री इंश्योर करो, लघु उद्यम मीडियम साइज का फैक्ट्री इंश्योर करो, ऐसी भी सब स्कीम होती है। लेकिन अब ये पुराना करंट अफेयर्स है तो बहुत दिमाग खर्च नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लिया और भूकंप आ गया, अर्थक्वेक। तो ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से क्या होता था कि अर्थक्वेक में आपके देखो मेरा तो कांच टूट गया तो ये 1000 रुपए की खिड़की थी, ये दरवाजा टूट गया 5000 का था। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी का इंस्पेक्टर आएगा, वो देखेगा कितना डैमेज हुआ है, फिर वो आपके 6000 भी अप्रूव करे, हो सकता है नहीं तुम्हारा इतना भी नहीं टूटा, 5000 ही मिलेगा। तो नोकझोंक चलती रहती है। दैट इज ट्रेडिशनल इंश्योरेंस वेयर द इंस्पेक्टर विल कम एंड चेक द एक्चुअल डैमेज। लेकिन अमेरिका वगैरह में क्या अलग सिस्टम है, पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। उसमें ऐसा कि इंस्पेक्टर चेक करने नहीं आएगा, वो सीधा जो भी सरकार ने या जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया हो कि देखो भूकंप आया तो रिचर स्केल के हिसाब से कितना इंटेंसिटी वाला था, 5 नंबर का था, 7 नंबर का था, 9 नंबर का था, अपने आप प्रोपोर्शनली आपको वो पैसा दे देंगे। कि मान लो आपका 40 लाख का मकान था और 9 नंबर का आया, मतलब बहुत ही हाई इंटेंसिटी रिचर स्केल वाला है, तो मतलब तुम्हारा मकान बर्बाद हो ही गया होगा, ऐसा मान लेते हैं तुमको 40 लाख देते हैं हम, तुम्हारे घर चेक करने नहीं आए तुम्हारा मकान खड़ा है कि नहीं खड़ा है। 7 वाला 15 लाख देगी वगैरह। तो ऐसा जो इंश्योरेंस है कि जहाँ इंस्पेक्टर चेक नहीं करे, कोई ऐसे स्टैंडर्डाइज पैरामेट्रिक मतलब फॉर्मूला से आपको पैसा मिल जाए, उसे कहते हैं पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। तो भारत में भी ऐसा कुछ लागू करना चाहिए, ऐसा कुछ कभी कोई कमिटी बोले, कभी कोई कॉलम में लिखा जाए, तो क्या बोलना चाहते हैं मैंने आपको एक लाइन में बता दिया। कि मान लीजिए साइक्लोन आ गया तो साइक्लोन का भी कुछ होगा ना, इंटेंसिटी का सीवियर है, मॉडरेट है, तो उस हिसाब से इतना पैसा मिल जाएगा। एक एक्सपोर्टर है जिसने लोन लिया एसबीआई या कोई बैंक से कि मुझे चाय खरीदनी है और मुंबई के पोर्ट से एक्सपोर्ट करनी है, तो 100 रुपये उसने लोन लिया। लेकिन मान लो उसका कार्गो कंटेनर ही बर्बाद हो जाए, सोमालिया के पायरेट उसको कैप्चर कर ले, तो लोन चुका नहीं पाएगा। तो उसने क्या करना चाहिए एक्सपोर्टर ने, निर्विक यानी कि निर्यात ऋण विकास योजना, ऐसा वो एक पॉलिसी खरीदेगा। किससे खरीदेगा? ईसीजीसी नाम की संस्था से, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के नीचे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। जो भी वो मतलब फी भरेगा एक्सपोर्टर की से, ईसीजीसी को, योजना का नाम है निर्विक। फिर इसका कार्गो कंटेनर बर्बाद हो गया, बैंक का लोन 100 रुपये का नहीं चुका पाया, तो सैड इमोजी किसका है? बैंक का। तो ईसीजीसी उसको कहेगी देखो तुम्हारा जो लोन था 100 रुपये, तो 90% हम कवर करते हैं, तो 90 रुपीज ईसीजीसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देगा। तो दैट इज कॉल्ड निर्विक स्कीम। अब कुछ लोग झंडा उठा लेंगे कि भाई एक्सपोर्टर ये चीज ना ले तो वो क्यों लेगा, जबकि लॉस तो बैंक का होने वाला है, तो नहीं लेगा तो नहीं चलेगा। तो ऐसा होगा कि बैंकर उसका एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर देगा कि पहले तुम ये योजना का फॉर्म भर के आओ तो तुम्हारा बैंक लोन पास करेंगे। तो वाई वुड एक्सपोर्टर बाय इंश्योरेंस टू कवर बैंक्स लॉस? तो जब बैंक वाला उसका लोन ही पास नहीं करेगा सिवाय कि वो ऐसी गारंटी कहीं से लेके आए, तो दैट इज कॉल्ड निर्विक। अब कुछ लोग देखो ये निर्विक है, ये इंश्योरेंस नहीं है, ये क्रेडिट गारंटी है। वो अलग चीज होती है कि लोन पे लॉस की गारंटी को इंश्योरेंस नहीं बोलते, क्रेडिट गारंटी बोलते हैं। आई एग्री विथ यू। लेकिन सरकार ने प्रेस रिलीज में क्या बोला? एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम। जब इंश्योरेंस लिखा तो मैंने इधर आपको पढ़ा दिया। इसके बाद और भी है, लेकिन एक हम पढ़ते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद और चीजें पढ़ते हैं। साइबर इंश्योरेंस आप समझते हैं कि मान लो आपने 1400 रुपये की पॉलिसी ले ली एचडीएफसी या किसी से, तो आपको 50,000 तक का डैमेज कवर करेगी। किसी ने हैक कर लिया कुछ आपका सिस्टम में, जो भी स्पैम का, फिशिंग का, पर्सनल डेटा चुरा लिया, वायरस, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये क्या साइबर इंश्योरेंस, जो पर्सन या कंपनी को साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पर यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा जो ना बुक्स में कहीं दिया, बस उन्होंने हवा में से पूछ लिया। 5 मिनट का ब्रेक, आप आराम से सोचो कि साइबर इंश्योरेंस में आपको क्या क्या प्रोटेक्शन मिलता होगा। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
2 more minutes. Thirty more seconds. All right, friends. Cyber insurance में जो आपको ठीक लगे, voting line timer starts in 3, 2, 1, start. अनिशा, शिवांत, भावना, चिराग, सचिन, रॉबिन, राहुल, मोहित, सैमी, अनु, नितिन, शिबा, साक्षी, तनु, प्रिया, अर्जुन, कोशिका, प्रतीक्षा, शुभम, शैलवी, आर्यन, दिव्या, दुष्यंत, आशुतोष, हरिओम, अंकुर, काजल, अंकिता, हर्षिता, अर्पिता, रुपेंद्र, नफीसा, अमन, हेमंत, राहुल, देव, CR7, अमर, रौनक, सर्वज्ञ, अमन, आशुतोष एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। देखिए, साइबर इंश्योरेंस है तो ठीक है, मालवेयर में आपको कुछ पैसा मिलेगा, करेक्ट, 1 इज करेक्ट। तो मतलब सी इज रॉन्ग, 2 एंड 3 है। लेकिन अभी हम जवाब तक तो नहीं पहुंचे क्योंकि ये सब 3 ऑप्शंस आर लेफ्ट। अब इसमें दारोमदार इसमें होता है कि जो एक स्टेटमेंट है क्या बोला है कि साइबर इंश्योरेंस, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर इफ मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस इफ प्रूव सो, मतलब अगर बदमाश हथौड़ा मार के आपका कंप्यूटर तोड़ देता है तो उसके 50,000 वापस मिलेंगे कि नहीं। इसमें ऐसा मृणाल विजन, इनसाइड दृष्टि, ये सब ने कि नहीं इसका पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि स्कीम डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसलिए जवाब होना चाहिए B134। लेकिन शंकर साइज बाबा ने नहीं मिलेगा तो वो बोले डी। तो हर एक का अलग अलग बना, मैंने आपको बताया मैं तो एक्सेल फाइल मेंटेन करता हूँ, आपको भी करनी चाहिए। इसका क्या जवाब है उसके नहीं, इसलिए कि ये सवाल पूछे थे मुझे आया था कि नहीं, रैंडम मॉम था कि नहीं, ताकि नेक्स्ट ईयर आप उसे देख सके कि व्हाट न्यू थिंग्स आई शुड प्रिपेयर। एनीवेज अब इसके अंदर ऑफिशियल आंसर किया बी, तो इस हिसाब से हमारी करेक्ट हुई। लेकिन ये भी कोई बहादुरी नहीं है क्योंकि टोटल रैंडम क्वेश्चन ना बुक्स में दिया है, इवन आप उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो तो भी वकील की तरह आप क्या सोच रहे हो, तो जब ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। इसको पैटर्न में देख के मैं ऐसा और सब तैयार करूंगा, उसका कोई अंत नहीं है। इसके बाद वाले वर्ष देखे शायद इंश्योरेंस का कुछ पूछा भी नहीं है। इस कारण से ये सब मतलब समझिए रशियन सलाद और इटालियन पास्ता है, सब्जी रोटी दाल चावल जो हार्डकोर चीजें हैं उस पर अपना ध्यान मेन होना है कि CRR, SLR, बिटकॉइन, ये सब चीजें। जो फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक लाइन के जो भी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमको समझनी है। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल में ऐसा है, थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस मतलब आपने गाड़ी लिया तो कंपलसरी आपने इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, ताकि जब आपने किसी के साथ एक्सीडेंट किया तो उस विक्टिम को इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी और उसकी प्रीमियम या फीस कौन भर रहा है, आप जो मालिक है। तो हर एक व्यक्ति जिसके पास बाइक है, कार है, उसने ऐसा इंश्योरेंस लिया। फिर आप किसी कार को एक्सीडेंट करे, कोई किसी कार को एक्सीडेंट, सब कोई कवर है क्योंकि सबने इंश्योरेंस लिया है। तो दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। या थर्ड पार्टी का मतलब समझो, मेरी कार है, मैंने एक्सीडेंट किया तो मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, जो विक्टिम था उसको पैसा मिलेगा। एंड इट इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, कानूनी रूप से मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा है, तो आपको लेना पड़ेगा, नहीं लो तो फिर सजा हो सके। आपका ये बराबर है, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरी भी गाड़ी का नुकसान हुआ, उसका पैसा कौन देगा? उसके लिए आपको अलग से इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, जिसको कहते हैं ओन डैमेज इंश्योरेंस, OD। ये कानूनी रूप से कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा है, आपको बहुत प्यार है अपनी गाड़ी से तो ले लो और एक इंश्योरेंस, दैट इज कॉल्ड ओन डैमेज इंश्योरेंस। लेकिन आप जानते हैं कि कई बार बहुत सारे लोग पुरानी गाड़ी पर इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू नहीं करते, तो फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर कोई पैसा सामने वाले को मिले नहीं, पूरा सब FIR करो, सब लंबी प्रक्रिया चले। तो सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा लिखा है, नया अमेंडमेंट जो भी होगा कि जो विक्टिम है उसकी फ्री में इलाज होनी चाहिए। तो सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट मतलब अभी ट्रायल कर रही है, फिर पूरे भारत में लगाएगी। तो चंडीगढ़ में ऐसा ट्रायल है कि जो भी एक्सीडेंट हो गया तो फ्री में 1.5 लाख रुपए तक का इलाज सरकार द्वारा फ्री में करवाया जाएगा। ऐसा अभी चल रहा है, फिर पूरे भारत में कभी होगा। कार इंश्योरेंस का अभी प्रीमियम भारत में कैसा हो कि फिक्स हो कि तुम्हारी ब्रांड न्यू कार है और ये वाला मॉडल है तो 35,000 रुपए हर साल भरो। इनमें ऐसा नहीं है, इनमें वो ना सिर्फ गाड़ी का मॉडल देखता है लेकिन ड्राइवर का कैरेक्टर भी देखता है कि मान लो कोई ऐसा ड्राइवर है जो सेफ ड्राइवर है, जिसने कभी एक्सीडेंट नहीं किया, हमेशा सीट बेल्ट पहना है, कोई उसका ट्रैफिक चालान नहीं कटा है, तो उस केस में उसे 2,000 रुपए का ना ले मान लो प्रीमियम या फीस, उसको तुम्हारे लिए 1,500 रुपये ओनली। लेकिन जो रिस्की ड्राइवर हो, जो ऐसा पकड़ा गया हो कभी, जिसका कोई हिस्ट्री हो, तो उसका जो बेंचमार्क को मान लीजिए 2,000 रुपए का प्रीमियम, उसकी जगह उससे 5,000 रुपए लिए जाएंगे कि तुम रिस्की ज्यादा हो, तुम्हारे कारण कंपनी का इंश्योरेंस कंपनी का लॉस हो सकता है। इस प्रोसेस को आप क्या कहें कि जहाँ सेफ ड्राइवर और रिस्की ड्राइवर के लिए अलग अलग बेंचमार्क बनाया जाए, उसको अलग अलग प्रीमियम चार्ज किया जाए, इसे क्या जाता है डी टेरिफिकेशन। यहाँ पर टैरिफ मतलब जो ट्रम्प करा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सामान पर टैक्स लगाना, उससे मिक्स ना करना, ये अलग चीज है। यहाँ इंश्योरेंस में डी टेरिफिकेशन मतलब सेफ ड्राइवर पर कम प्रीमियम हो, रिस्की ड्राइवर पर ज्यादा प्रीमियम। इनमें ऐसा होता है। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा भारत में भी हमें ये मॉडल लागू करने की जरूरत है ताकि सेफ ड्राइवर पर इंश्योरेंस का कार इंश्योरेंस का बोझ कम हो। देन कम्स टाइटल इंश्योरेंस। टाइटल मतलब शीर्षक में, टाइटल मतलब लीगल डॉक्यूमेंट, जिससे कि ये मेरे प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स है, मैं इसका मालिक हूं। तो टाइटल डिस्प्यूट कब होगा? जब एक प्रॉपर्टी के दो लोग दो कागज लेके आए, मैं भी मालिक और वो भी मालिक। एक फिल्म आई थी गुलाबो सीताबो, उसमें बच्चन के मेरी प्रॉपर्टी है और ये आयुष्मान खुराना वो भी एक फर्जी कागज लेके आता है कि मेरी प्रॉपर्टी है। ऐसा जब होगा तो टाइटल डिस्प्यूट होता है। अब मान लीजिए आयुष्मान खुराना से एक बिल्डर ने जमीन खरीदी 100 करोड़ में, वहाँ वो बिल्डिंग बना रहा है और मैंने अपने उस बिल्डिंग के अंदर अपने अपार्टमेंट्स या फ्लैट बुक कराए, लेकिन बाद में बच्चन आ जाए और वो कोर्ट में केस कर दे कि तो मेरी जमीन थी, आयुष्मान खुराना बेच नहीं सकता, तो फिर पूरा प्रोजेक्ट चला जाएगा, तो मेरा और आपका भी लॉस हो जाएगा क्योंकि हमने तो पैसे भर दिए थे। तो ऐसा जब भी टाइटल डिस्प्यूट हो जाए तो बिल्डर का भी लॉस है, मेरे आपके जैसे प्रॉपर्टी ओनर का भी लॉस है। तो इसको कौन कवर करे? यहाँ पर भी रिस्क है तो इंश्योरेंस होना चाहिए। तो टाइटल इंश्योरेंस नाम की चीज होती है जो भी HDFC इंश्योरेंस या किसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से लेना पड़े। किसने लेना है? मैंने आपने नहीं, क्योंकि हम लोग कस्टमर है। बिल्डर ने लेना है और बिल्डर ने लेना कंपलसरी है क्योंकि ये कानून है, रेरा एक्ट, उसमें ऐसा सब लिखा है। रेरा एक्ट क्या है 5वें पिलर में देखेंगे। सो दैट इज कॉल्ड टाइटल इंश्योरेंस। साइबर इंश्योरेंस मैंने आपको पढ़ा दिया, उसका फालतू सा सवाल इन्होंने पूछा था वो भी हमने सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं।
आपकी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, तो वो तो पेपर प्रिंट करके एलआईसी ने दिया होगा। बजाज एलियांज से आपने कार इंश्योरेंस लिया, हेल्थ इंश्योरेंस यूनाइटेड इंडिया से लिया। तो आप चाहेंगे कि ये सारी मुझे डिजिटली सर्टिफिकेट मिल जाए, एक जगह पर रहे और मैं उसका रिन्यूअल भी एक क्लिक से कर सकूँ, ऐसा कोई डिजिटल पोर्टल बनवा दो। तो एनएसडीएल और बाकी संस्थाएं जो असल में शेयर मार्केट में डीमैट का काम देखती थी, उन्होंने एक ई इंश्योरेंस अकाउंट सिस्टम बनाया ताकि आप अपनी सारी इंश्योरेंस पॉलिसी वहाँ डिजिटली स्टोर कर सकें और सब कुछ काम ऑनलाइन हो जाए। तो लर्न अबाउट द लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज री इंश्योरेंस। आप जानते हैं बैंकों ने अपने डिपॉजिट पर इंश्योरेंस लेना है किससे? डीआईसीजीसी से, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ताकि जब बैंक बंद हो जाए तो डिपॉजिटर का अप टू 5 लाख रुपीस रिफंड देंगे कौन? डीआईसीजीसी वाले। तो उसी तरह जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उन्होंने भी अपने धंधे का इंश्योरेंस कराना चाहिए ताकि जो इंश्योरेंस कंपनी बंद हो जाए तो मेरे आपके जैसे क्लाइंट का पैसा फंस जाए, वो कोई और कंपनी हमें दे दे। तो इंश्योरेंस कंपनी नीड टू डू इंश्योरेंस ऑफ देयर बिजनेस, और वो तीसरे से खरीदेंगे, उस चीज को हम कहते हैं री इंश्योरेंस कंपनी। बीमा कंपनी खुद के बीमा करे, डॉक्टर खुद का इलाज के लिए दूसरा डॉक्टर पकड़े, ऐसी बात है। तो समझो क्लाइंट ने इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दिया, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने शेयर बॉन्ड वगैरह खरीदा, मान लो 95 रुपीस का, बाकी 5 रुपये का उसने री इंश्योरेंस लेना पड़े, वो री इंश्योरेंस कंपनी आगे और काम करे, फिर अगर ये बंद हो गया तो ये लोग आपको पैसा दे, ऐसी ये बात है। अब पहले पूरे भारत में सिर्फ एक री इंश्योरेंस कंपनी थी, जीआईसी, तो उसकी मोनोपोली चलती थी, एकाधिकार चलता था, तो स्वाभाविक है वो बोले वो प्रीमियम चार्ज करे। तो एचडीएफसी आर्गो ने जबरदस्ती है कि ये कंपनी उसी से इंश्योरेंस लेना पड़े और जीएससी डिसाइड करे 100 रुपये प्रीमियम है। बाद में इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीआई ने रिफॉर्म लिया कि देखो विदेशी इंश्योरेंस कंपनियों को भी भारत में अलाउ करते हैं, तो जीएससी तो था भारत का, स्विट्जरलैंड का, म्यूनिक का, ये लोग भी आ गए, ये सब लोग इंश्योरेंस बेचते हैं। तो अब एचडीएफसी आर्गो की मौज हो गई, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन है तो स्वाभाविक है ये लोग अपना भाव कम करेंगे कि ये जीएससी का 100 प्रीमियम है, स्विट्जरलैंड वाला के मैं 80 में देता हूँ, म्यूनिक वाला के 70 में मैं तो देता हूँ। तो अब री इंश्योरेंस का प्रीमियम थोड़ा कम हो जाए, ऐसी सुविधा हो गई। तो इसमें मौज किसकी है? एचडीएफसी और जो भी बाकी इंश्योरेंस कंपनियां जिनको री इंश्योरेंस लेना पड़ता है। फिर आया कोरोना पेंडेमिक। कोरोना में इन्होंने जो भी हमने देखा, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है कि 100 लोगों ने अगर इंश्योरेंस लिया, हर साल 15 लोग मर रहे हैं, तो चिंता नहीं, क्योंकि बाकी 85 का पैसा से इसकी टोपी उसके सर पे करते रहो। नहीं, कोरोना ऐसा 100 लोग ने इंश्योरेंस लिया, उसके अंदर से 35 मर गए, तो फिर इनका बैलेंस सारा गड़बड़ हो जाता है। तो कोरोना रिजल्टेड इनटू मैसिव लॉसेस फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो इन्होंने सोचा एक और अलग से सेफ्टी बफर बनाते हैं कि जहाँ पर ये सारी इंश्योरेंस कंपनियां और भारत सरकार की तिजोरी में पैसा रखे, पैंडेमिक रिस्क पूल, ताकि भविष्य में जब ऐसी क्राइसिस आए तो इधर से पैसा यूज करे ताकि अपना बिजनेस सलामत रहे। हालांकि अभी तक बना नहीं है पैंडेमिक रिस्क पूल, जब बनेगा तो देखेंगे। कुछ लोग ऐसी चीजों में घुस जाते हैं, इसका ये तो री इंश्योरेंस है तो फिर इसकी क्या जरूरत है? भाई री इंश्योरेंस है तो उससे मान लो 5% लॉस कवर हो, इधर 35 लॉस हुआ तो फिर इनको लगे ना कोई एक्स्ट्रा सेपरेट चीज बननी चाहिए वगैरह वगैरह। अगेन आई रिपीट, इंश्योरेंस से या तो आसान सवाल पूछते हैं कि जन आरोग्य योजना में कितना इंश्योरेंस है, 5 लाख का इंश्योरेंस, या तो फिर बर्बाद प्रश्न पूछते हैं कि साइबर इंश्योरेंस में हथौड़ा मार के कंप्यूटर तोड़े तो मिलेगा कि नहीं। तो ये आइदर इजी और टफ, बीच का कुछ है नहीं, तो फालतू में बहुत दिमाग खर्च नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रेगुलेटर कौन है? देखिए, मुंबई आप जाओ तो आरबीआई और सेबी के रेगुलेटर आपको मिल जाएंगे। आप दिल्ली जाओ तो पेंशन फंड का पीएफआरडीए नाम की संस्था मिल जाएगी, जो पेंशन इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं, जो हम कल पढ़ेंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए क्या, बैड लोन के लिए इंश्योरेंस बैंक्रप्सी कोर्ट था, उसकी संस्था इंश्योरेंस बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, वो भी आपको मिलेगी दिल्ली। तब कहते तो फिर इंश्योरेंस का रेगुलेटर किधर बैठता है? वो ना दिल्ली में बैठता है ना मुंबई में, उसके लिए हैदराबाद जाना पड़ेगा आपको, आईआरडीआई। तो रिमेंबर द इंश्योरेंस रेगुलेटर सिट्स इन हैदराबाद। अब बात से नाम याद करो कि कुछ जो बैंक थे, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, स्टेट बैंक, उनको लगा अपनी भगवान है, आई एम टू बिग टू फेल, अगर मैं बर्बाद हो गया तो सरकार टैक्स पेयर के पैसों से मुझे बेल आउट कर देगी, क्योंकि सारी दुनिया के सारे डिपॉजिटर ने मुझे पैसा दिया है। ऐसा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जोखिम लगता है कि कुछ जो बड़ी कंपनियां एलआईसी, जीआईसी या न्यू इंडिया इंश्योरेंस, उन्होंने सबको कवर किया, अब ये बर्बाद हो जाए, ठीक से धंधा नहीं करे तो पूरी इकोनॉमी में और क्लाइंट्स को दिक्कत आए, तो इनकी अलग लिस्ट बनानी चाहिए, वॉच लिस्ट, और थोड़ा टाइट रखना चाहिए इसके कैपिटल नॉर्म्स, लिक्विडिटी नॉर्म्स। तो आईआरडीआई संस्था ने ऐसे टू बिग टू फेल ऐसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्ट बनाता है, जिसमें 3 एलआईसी, जीआईसी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस। इनको कहा जाता है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस। जिस तरह बैंकों में क्या था, डीसी था, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, इधर है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस। एक लाइन का मुद्दा है, 500 लाइन का मुद्दा नहीं है, लेकिन कुछ करंट अफेयर्स पीडीवाई ने इसी का एक पेज तो भर के लिखना पड़ता है। आई डोंट फाइंड दैट इंपॉर्टेंट। अभी हम आगे जो भी 5-7-10 मिनट इंश्योरेंस का जो रेगुलेटर है आईआरडीआई, वो क्या क्या रिफॉर्म ले रहा है उसे हम समझेंगे। 30 डे फ्री लुक पीरियड, मतलब आप कोई पॉलिसी ज्वाइन करो तो 30 दिन तक आप अगर उसको एग्जिट मान लेते हो तो आपका 100% पैसा वापस, कोई पेनल्टी या कुछ उसमें चलेगा नहीं, तो 30 डे फ्री ट्रायल आप ले सकते हैं। अलग से एलआईसी योजना लेके बीमा सखी योजना कि 18 to 70 ईयर्स की महिलाएं, खासकर जो गांव में है 10वीं पास की है, उनको हम बीमा सखी मतलब अपना ट्रेनी बनाएंगे, और फिर उसको जो भी 5-6 हज़ार कुछ स्टाइपेंड देंगे 3 साल तक, और अगर वो जो भी जितना पॉलिसी बेचे तो एक्स्ट्रा कमीशन भी मिले। आपके चौथे साल पे क्या, चौथे साल पर उसको फिर अच्छा परफॉर्मेंस है तो एलआईसी एजेंट बनाएंगे, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस रहे तो भविष्य में कभी एलआईसी का डेवलपमेंट ऑफिसर भी बनाएंगे। ऐसी हम ये योजना लेके आए हैं, दैट इज एलआईसी बीमा सखी योजना। अब ये चल रहा है तो आईआरडीआई भी एक चीज लेके आई, बीमा वाहक। बीमा वाहक मतलब गांव में ये जो भी महिलाएं पुरुष हैं उनको अपना एजेंट बना देंगे ताकि और ज्यादा पॉलिसी बेची जा सके। फिर वो लेके बीमा विस्तार। नॉर्मली क्या लाइफ इंश्योरेंस अलग से लेना पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस अलग से, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस अलग से। तो आईआरडीआई बोलता है एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए सब ये इंश्योरेंस कंपनियां, उसमें तीनों चीज कवर हो जाए, लाइफ इंश्योरेंस भी, हेल्थ इंश्योरेंस भी, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी। इसे कहेंगे बीमा विस्तार। ऐसी ऑल इन वन पॉलिसी भविष्य में लॉन्च होगी, अभी तो हुई नहीं है। तीसरा, बीमा सुगम नाम का एक पोर्टल बनाते हैं ताकि जिसको भी ये अलग अलग पॉलिसी खरीदनी है, रिन्यू करनी है, कुछ कॉम्पेंसेशन क्लेम करना है, इसी पोर्टल पे आके करे। तो ये 3 चीजें आईआरडीआई कर रहा है। दूसरा, आईआरडीआई ने टारगेट बनाया कि देखो 2024 से लेके जितनी भी ग्राम पंचायत है तो 30% उसमें लोग कवर हो जाए, 40%, 50%, इतने ये सब डेटा याद नहीं रखना, कुल मिला के टारगेट दिए कि ग्राम पंचायत लेवल पर इतने लोग कोई लाइफ इंश्योरेंस बेचना है। फिर ये जो बीमा सुगम पोर्टल हुआ, ऐसा कि आईआरडीआई इस पोर्टल को चलाएगी, सब कस्टमर इधर लॉगिन करें और सब इंश्योरेंस कंपनियों का आप जो भी पॉलिसी कंपेयर करना है, खरीदना है, ये सब काम है। आपके ऐसा policybazaar.com नाम की भी तो वेबसाइट है, यू आर राइट, पर वो तो प्राइवेट है ना, सरकार सोचे हम अपना खुद से अलग करते हैं, तो दैट इज बीमा सुगम पोर्टल। तो कंपेयर करो, पॉलिसी आपकी स्टोर करो, कॉम्पेंसेशन फाइल करो, ये सब फायदा है बीमा सुगम पोर्टल का। ब्रेक से पहले हमने समझा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। तो हम कोई हॉस्पिटल में गए, अपना जो भी बिल आया 4 लाख रुपए और हम गरीब है, तो हमें तो कोई बिल भरना है नहीं, सीधा हॉस्पिटल फ्री में इलाज करेगी। पर फिर हॉस्पिटल ने भी तो पैसा क्लेम करना पड़ेगा हेल्थ मिनिस्ट्री से, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया होगा असल में, इतने जो भी 50 करोड़ लोग हैं उन सबके लिए एक बड़ी सी कंबाइंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी होगी, मान लो आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड और ऐसी सब इंश्योरेंस कंपनियों से।
तो प्रोसेस क्या होगी, गरीब आदमी का बिल हॉस्पिटल वाला NHCX पोर्टल पर अपलोड करेगा, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज पोर्टल, और फिर वहां से वो बिल जाएगा जो भी ICICI लोम्बार्ड वगैरह को, और फिर पैसा इधर आएगा। तो दैट इज द NHCX पोर्टल। हेल्थ इंश्योरेंस वालों ने बोला कि देखो स्कूल माफिया लुटता है, कोचिंग माफिया लुटता है, तो हम भी पीछे नहीं रहना चाहते, तो दवाइयों में क्योंकि महंगाई हो गई है तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी हम लोग बढ़ाएंगे, तो जो भी मिडिल क्लास है उस पर और 14% ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करो। दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो उधर आदमी का बीमार होने का जोखिम ज़्यादा है, तो उसका इलाज हमको करवाना पड़ेगा, बिल भरना पड़ेगा, तो दिल्ली की जनता पे 10% और प्रीमियम हाइक करो। ये सब इनकी चोंचलेबाजी के चलते आजकल ऐसा है कि नहीं तो 35,000 के आसपास आप सिंपल हेल्थ इंश्योरेंस आपको माथे चढ़ जाए उसकी फीस। तो IRDAI ने ये सब देखा, तो उसने रिफॉर्म लिया है कि कम से कम जो सीनियर सिटीजन है, जो भी 60-70 एज है उसके ऊपर वाले, उनका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कोई भी इंश्योरेंस कंपनी साल में 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती, भले कितनी महंगाई बढ़ गई हो। तो दैट इज वन रिफॉर्म टेकन बाय द IRDAI। पहले इनकी और चोंचलेबाजी चलती थी कि मान लीजिए 65 या उससे ऊपर का कोई बुजुर्ग आदमी हो तो उसका वो इंश्योरेंस एप्लीकेशन ही नहीं लेंगे, फिर जो HIV वाला हो उसका भी नहीं लेंगे, लेकिन अब सब रिफॉर्म लिया कि ये सब भी कर सकते हैं। वो सब आपके हैंडआउट में दिया, जितना याद रहे ठीक है, नहीं याद रहे तो बाकी सब्जेक्ट क्लियर करो। बैंक चलाने का लाइसेंस लेना है तो उसी तरह इंश्योरेंस कंपनी चलाने का लाइसेंस लेना है, लेकिन अब यहाँ 3 जात के लाइसेंस होते थे, वैसा कि आपको 2 व्हीलर का अलग लाइसेंस लो, कार का अलग लो, और हैवी व्हीकल का तीसरा लेना पड़ता है। सिमिलरली इंश्योरेंस में ऐसा है कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपने कंपनी का अलग लाइसेंस लेना पड़े, हेल्थ इंश्योरेंस का अलग, और बाकी जनरल कार इंश्योरेंस वगैरह का अलग लाइसेंस लेना पड़े। तो इंश्योरेंस कंपनियों ने 3 लाइसेंस लेने पड़े। तो सरकार एक रिफॉर्म सोच रही है कॉम्पोजिट लाइसेंस, मतलब एक ही लाइसेंस ले और तीनों जात के वो कंपनी काम कर सके। तो फायदा क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में सुगमता, वरना इंश्योरेंस कंपनी ने 3 एप्लीकेशन डालनी पड़े, 3 बार उन्होंने सब अपना बैलेंस शीट अपलोड करना पड़े, तो सब असुविधा रहती है। तो दैट इज कॉम्पोजिट लाइसेंस। हालांकि ये भी अभी प्रॉपर्टी तो लागू नहीं होगा, नहीं हुआ है, फ्यूचर में होगा तब देखेंगे। इसके अलावा IRDAI का रोज कुछ ना कुछ चलते रहता है, सब कुछ हम पढ़ने बैठे थे, इसका कोई अंत है नहीं, जबकि ये सवाल मैंने आपको बताया 2 जात के होते हैं, या तो सरकारी योजना का होता है, नहीं तो अतरंगी होता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को क्या क्या चैलेंजेस हैं और इसमें FDI बढ़ाने के क्या फायदे नुकसान है, ये सब मेंस का मुद्दा है, तो मेंस में आराम से पढ़ेंगे। अभी इसके बाद कुछ छोटी मोटी चीजें ही पढ़नी है, FDI की क्या लिमिट्स बढ़ाई गई वगैरह, तो आराम से पढ़ते हैं, पढ़ने फ्लो में पढ़ना है। तो लेट अस टेक अ स्मॉल ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, देन वी मूव फॉरवर्ड। Three more minutes. One more minute. ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन, कैन यू सी मी, कैन हियर मी, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। रूही, अर्जुन, मुनीश, शिवा, गौसिया, रोमान एंड अदर आंसर, वी मूव फॉरवर्ड। तो हम लोग समझ रहे थे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के कुछ फॉर्मूले याद रखते हैं। एक है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। देखिए GDP का मतलब क्या है, एक साल में आपके देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उसका फाइनल वैल्यू क्या है, उसके बारे में पिलर 4D में और समझेंगे, अभी हम लोग पिलर 1 में। तो भारत देश में मान लो कि 100 रुपये का उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, और सामने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को प्रीमियम में कितना पैसा जा रहा है, सपोज 4 रुपये, तो परसेंटेज में जब क्या 4%, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। आपके 4% अच्छा है कि बुरा है, तो जब बुरा है, क्योंकि ग्लोबल एवरेज 7% है। आपका ग्लोबल एवरेज से कम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इसका मतलब क्या, बहुत सारे जो गरीब लोग होंगे उनका लाइफ इंश्योरेंस नहीं होगा, उनकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं होगा, तो दैट इज अ बैड थिंग। दूसरा चीज है इंश्योरेंस डेंसिटी।
वो ऐसा कि भारत देश की पॉपुलेशन कितनी है और सामने प्रीमियम में कितना पैसा भरा जा रहा है। तो जवाब कुछ आता है $95। इसका मतलब कि हर एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज $95 जितना इंश्योरेंस प्रीमियम अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों को दे रहा है। तो दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस डेंसिटी। इंश्योरेंस डेंसिटी। अब कुछ लोग इधर झंडा उठा देते हैं कि भारत में तो रुपया देगा ना, तो डॉलर में क्यों लिखा है भाई? उसको इंटरनेशनल लेवल पे सभी देशों को कंपेयर करना है, तो कोई एक करेंसी में कन्वर्ट करके वो बनाएगा ना, इसलिए वो डॉलर में एक्सप्रेस करते हैं। तो दैट इज 95। फिर एक चीज है यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। यूलिप ऐसा है कि उसमें म्यूचुअल फंड का थोड़ा मजा मिले और इंश्योरेंस का थोड़ा मजा मिले। तो मान लो कि यूलिप कोई पॉलिसी है, उसमें 1 लाख प्रीमियम, फिर आपको ऑप्शन दिया जाए कि देखो ये जो 1 लाख रुपए उसमें से 80,000 हम लोग म्यूचुअल फंड टाइप का करते हैं, मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर मार्केट जितना बढ़ेगा उतना आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, और जो बाकी 20,000 है वो भी होगा तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, लेकिन उसको हम इंश्योरेंस वाला कंपोनेंट लेंगे। तो अगर तुम मर गए तो जो 20,000 है उसका मान लो 5 गुना, मतलब 1 लाख रुपए आपकी फैमिली को मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑप्शन ए। फिर वो आपको दे ऑप्शन बी, ये देखो 1 लाख के अंदर से शेयर बाजार वाला सिर्फ 10,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर बाजार ऊपर नीचे जाएगा उस हिसाब से तुमको पैसा देंगे, भले तुम नहीं भी मरो तो भी तुम्हारा ये 10,000 और उसके ऊपर वाला तो है, और बाकी 90,000 हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी में लगाएंगे। तो अगर तुम मर गए तो ये 90,000 का 5 टाइम्स, मतलब जो भी 4,50,000 तुम्हारी फैमिली को मिलेगा। तो बेसिकली एक स्लाइडर है 0 से लेकर 100% वाला, आपकी मर्जी, आपकी 80-20 पे लगाना है, 90-10 पे लगाना है, आप डिसाइड करो। अब ज्यादातर लोग इकोनॉमिक सर्वे ने पाया कि वो ऑप्शन ए चूज करेंगे कि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड वाला 80,000 रखो और इंश्योरेंस वाला 20,000 ही रखो, ताकि जब मैं मर जाऊं तो ये 20,000 का 5 टाइम्स, मतलब 1 लाख रुपए मेरी फैमिली को मिले। अब तो उसने ऐसा क्यों किया? 1 लाख तो बहुत छोटी रकम है, यू आर राइट। लेकिन ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि मैं जब जिंदा हूं तब मेरी वेल्थ ग्रो हो और मैं उसको एंजॉय कर सकूं, ये मेरी चाहत है। इस कारण से समझो वो शेयर मार्केट वाला जो कंपोनेंट है उसमें 80,000 रख रहा है, इंश्योरेंस में 20 ही रख रहा है। तो अब इसकी जो भी मर गया वाइफ को 1 लाख मिले, 1 लाख में क्या 1 साल आराम से निकालना मुश्किल है, तो तब तकलीफ हो जाए। इसको आप क्या कहें? फाइनेंसिंग गैप या इंश्योरेंस गैप, कि उसके हस्बैंड ने जितना आइडियली लेना चाहिए था इंश्योरेंस उतना लिया नहीं। तो दिस इज द प्रॉब्लम इन इंडिया, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि वो इतना ज्यादा इंश्योरेंस लेते नहीं कि लाइफ टाइम तक फैमिली प्रोटेक्टेड रहे। अब आप देखिए इसके आगे हमने ये जो देखा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस डेंसिटी, इसमें ये वाला प्रॉब्लम तो कहीं दिखाई नहीं हमें, वो तो सब हाइड हो गया कि यूलिप के नाम पे क्या फाइनेंसिंग गैप या इंश्योरेंस गैप चल रही है। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे का देखो ये जो नंबर्स हैं, दीस आर नॉट टेलिंग अ ट्रू पिक्चर, क्योंकि नंबर के नीचे की कहानी ऐसी सब होती है। तो दिस वाज रिटन इन 2022 वाला इकोनॉमिक सर्वे कि हैंस हाउसहोल्ड रिमेन एक्सपोज्ड टू अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग गैप इन द इवेंट ऑफ प्रीमैच्योर डेथ ऑफ द प्राइमरी ब्रेडविनर। क्यों? क्योंकि ये जो यूलिप टाइप का चल रहा है। ये एक बात हुई। दूसरा होता है बैंकों में नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट होता है, वो हम लोग तीसरे पिलर में समझेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ, कि हम रशिया से इंपोर्ट करें वो कहीं रूबल करेंसी में, तो हम कहें हम तो रुपये में देंगे, तो उसका अलग बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, उसको कहते हैं नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो, तीसरे पिलर में देखेंगे। अब इधर से यूपीएससी में समझो 2022 का इकोनॉमिक सर्वे, उसमें दिए हुए स्टेटमेंट उठाकर 2024 की टीडीएस परीक्षा में यूपीएससी ने पूछे। जो पहला स्टेटमेंट है नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो, मैंने आपको बताया वो पिलर 3 में देखेंगे, अभी के लिए कबूल करो वो करेक्ट है, वो क्या तीसरे पिलर में हम देखेंगे, अभी हम पहले पिलर में। और ये जो दूसरा स्टेटमेंट है जो मैंने आपको अभी पढ़ा है, हालांकि जब पूछा तब मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि इतना बारीक पूछने की यूपीएससी को आदत नहीं थी, तो कौन हम इतना दिमाग नहीं खर्च करते। बट आज तो खैर वो करेक्ट स्टेटमेंट है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। यानी सो दिस इज द स्टेटमेंट, आई गिव यू 30 सेकंड, इसको पढ़ो और फिर जवाब बताए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्रेजी क्वेश्चन मित्रों, इसमें मैक्सिमम क्या पॉसिबल था? फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इतना तो नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो थियरी तो सब करके जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम समझेंगे। सेकंड क्या है, इतना कोई पढ़ के नहीं जाता, तो मैक्सिमम 50-50 वाज पॉसिबल कि आंसर ये हो सकता है, नहीं तो सी हो सकता है, इसके बियॉन्ड तो पॉसिबल नहीं था। आपके नहीं, उन्होंने पूछा तो आपसे हमको इकोनॉमिक सर्वे पे पीएचडी करनी चाहिए। देखिए इकोनॉमिक सर्वे का हिसाब ये है, 500 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, उसमें जो मुझे काम की चीज लगती है उतनी मैं आपको अलग अलग पिलर्स में पढ़ाता हूँ, विच इज नॉट मोर देन 20-30 पेजेस वर्थ ऑफ नॉलेज, प्रीलिम्स मींस कंबाइंड। क्योंकि वो रिस्क तो मुझे भी लेना पड़ेगा कि इसमें से कितनी चीज पढ़ानी है, कितनी छोड़नी है। अगर मैं 0% रिस्क लूं तो ऐसी बात है ना, तो 500 पेज और ऐड करो, तुम्हारा 1000 पेज का हैंडआउट इसमें 500 और ऐड करो, विच इज नॉट हेल्पिंग एनीवन, क्योंकि आपको फिर बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं। ये चलता है, जब होगा तो क्या, या तो एलिमिनेशन टेक्निक अपनाओ नहीं तो स्किप करो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एफडीआई। एफडीआई भी हम लोग तीसरे पिलर में समझेंगे। बेसिकली जो फॉरेनर्स हैं भारत की कंपनियों में इन्वेस्ट करें 1%, 2%, 10% तक अगर वो एक कंपनी के शेयर खरीदे तो इसको कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफडीआई। और मान लो 10% से ज्यादा इन्वेस्ट करें, जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में जो भी 70-80% शेयर खरीद लिए, तो उसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, एफडीआई। और जो एफडीआई है तो ऐसा नहीं कि एफडीआई मतलब क्या कि फॉरेनर्स भारत की कोई एक कंपनी में 10% से ज्यादा इन्वेस्ट करें, तो हर एक सेक्टर में अलाउड नहीं है। कि जैसे गुटखा की कंपनी है, कैसीनो गैम्बलिंग जुए टाइप की कंपनियां हैं, क्योंकि जुए की कहाँ कंपनी है, गोवा में जो कैसीनो वगैरह चलते हैं वहाँ पर लीगल है, तो वहाँ पर फॉरेनर्स को इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, 0% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड। बाकी सब चीजें उसमें अलाउड है कि आप कर सकते हैं। हालांकि उसमें भी कुछ ऐसा, मान लीजिए न्यूज़ चैनल, तो न्यूज़ चैनल में मान लो बोला हो कि सपोज 49% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड, लेकिन उसमें भी सरकार की मंजूरी लेनी पड़े विद गवर्नमेंट अप्रूवल, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी एनडीटीवी के शेयर चाइना खरीद ले और फिर वहाँ पर सब चाइनीज प्रोपेगेंडा चला जाए। इसलिए कुछ ऐसे सेक्टर है, सेंसिटिव सेक्टर है, जहाँ पर आफ्टर गवर्नमेंट परमिशन ओनली फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अलाउड। एंड लास्टली फिर कुछ ऐसे होंगे कि ऑटोमेटिक, मतलब वहाँ पर गवर्नमेंट परमिशन की भी कोई जरूरत नहीं, जैसे कि ई कॉमर्स कंपनियों में ऐसा 100% शेयर उसके कोई फॉरेनर खरीद सकता है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह के, कोई भारत सरकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। तो दैट इज द एफडीआई। इसके बारे में थर्ड पिलर में आराम से हम समझेंगे। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लिमिट्स होती है। प्रश्न, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या लिमिट है? तो जो स्टेट ओन या सरकारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, एक तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सरकारी एक ही है, कौन? एलआईसी। दूसरी कोई सरकारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, जीआईसी, न्यू इंडिया वगैरह वो क्या जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, एलआईसी एक ही है। तो पहले तो कोई रूल था नहीं, 100% सरकार का यही शेयर होल्डिंग थी, लेकिन फिर आप जानते हैं इन्होंने 5% डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, 5% तो बेच दिया भारत की जनता को। भविष्य में सरकार का प्लान है और एलआईसी के शेयर हम बेचेंगे, तो उसमें फॉरेनर्स कितना खरीद सकते हैं? अप टू 20% ऑफ द एलआईसी शेयर्स फॉरेनर्स कैन परचेज। तो एलआईसी में एफडीआई लिमिट क्या है? मैक्सिमम 20%। और ये सब ऑटोमेटिक रूप से, मतलब सरकार की परमिशन लिए बिना वो कर सकते हैं। हालांकि शेयर तो सरकार के पास ही है, तो सरकार बेचेगी तभी ले सकते हैं, बने तो बोलने की बात है। बाकी कंपनियां एक्सेप्ट एलआईसी, जो भी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी जैसे आईसीआईसीआई वगैरह, उसमें पहले अप टू 49% एफडीआई अलाउड, फिर बढ़ा के क्या 74, अब जो लेटेस्ट बजट है 2025 वाला उसमें और बढ़ा दिया 100% तक। एंड ऑटोमेटिक रूट, मतलब भारत सरकार की परमिशन भी नहीं लेनी और सीधा फॉरेनर 100% शेयर्स भारत की कोई इंश्योरेंस कंपनी के खरीद सकता है। टीवाई के एलआईसी का रूल अलग है 20%।
तो जैसे कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, पहले उसमें मैक्सिमम एफडीआई कितना था 74%, उसको बढ़ा के कर दिया 100%। लेकिन यहाँ पर सरकार ने कुछ शर्तें रखी है कि ऐसा करके मान लो कि अमेरिका की कोई कंपनी इसको पूरा टेक ओवर कर ले एक प्रकार से, क्योंकि समझो 100% शेयर खरीद लिया मान लो इलॉन मस्क ने, तो उसका ही हो गया सब। और फिर वो भारत की जनता जितना इंश्योरेंस का प्रीमियम दे वो सब कुछ अमेरिका में जाके इन्वेस्ट कराए, तो इससे भारत को कोई फायदा नहीं है। जैसे सरकार ने रूल बनाया कि देखो तुम 100% एफडीआई कर सकते हो, लेकिन बाद में तुम जब ये आईसीआईसीआई कंपनी इंश्योरेंस कंपनी चलाओगे, भारत की जनता तुमको जितना इंश्योरेंस की प्रीमियम देगी वो सारा का सारा प्रीमियम इलॉन मस्क आपने भारत के ही शेयर बॉन्ड्स और ये सब में इन्वेस्ट करना होगा, बाहर ये पैसा तुम ले नहीं जा सकते। तो दैट इज एफडीआई लिमिट्स इन द इंश्योरेंस कंपनीज। तीसरा लेवल, तो देखिए एचडीएफसी लाइफ क्या इंश्योरेंस कंपनी, उसमें मैक्सिमम कितना पहले 74% एफडीआई अलाउ था, अभी 100% शेयर्स विदेशी लोग खरीद सकते हैं, तो वो तो सेटल हो गया। अब इसके नीचे कुछ और भी लोग होते हैं, जैसे एजेंट या ब्रोकर, उसका काम क्या है, सारी एजेंसी मतलब इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचना। अब एजेंट ब्रोकर में भी कंपनियां हो सकती है कि फॉर एग्जांपल मान लो policybazaar.com वो कंपनी के रूप में रजिस्टर हो, तो policybazaar.com के अंदर कितना एफडीआई आ सकता है, तो फॉरेनर्स उसके 100% शेयर्स खरीद सकते हैं, 100% अलाउड। फिर होते हैं सर्वेयर एंड लॉस असेसर, मतलब आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया, आपके मेरा शीशा टूट गया 5000 का है, तो इंस्पेक्टर चेक करेगा, उसे कहते हैं असेसर या सर्वेयर या लॉस असेसर। अब ये तो काम हो सकता है कि हर एक कंपनी अपना अलग रिक्रूट करे कि एचडीएफसी का इंस्पेक्टर अलग, आईसीआईसीआई का अलग, लेकिन रोज तो गाड़ियों के एक्सीडेंट होते नहीं कि इसको रोज आपको नौकरी पे बिठा के सैलरी देनी चाहिए। तो इट विल बी बेटर अगर आप आउटसोर्सिंग में किसी और तीसरी पार्टी को काम दे दो, कि मान लो इसका नाम जो भी हो राजेश खन्ना कंपनी, उसका काम क्या हो कि जो भी है कार एक्सीडेंट हुए उसका सर्वेयर का काम हम लोग करते हैं, फिर आईसीआईसीआई एचडीएफसी जिसको जरूरत है हमको बुला लेना, तो उसे हम कहते हैं सर्वेयर या लॉस असेसर। तो ऐसी भी कंपनी हो सकती है राजेश खन्ना कंपनी, तो वहां पर कितना एफडीआई अलाउड, तो जब उधर भी 100% अलाउड। तीसरा होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, आप जाके अपोलो हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, तो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर हुआ, तो उधर कितना एफडीआई अलाउड, 100% उसके शेयर फॉरेनर खरीद सकते हैं। तो ये सबको क्या कहेंगे, एजेंट ब्रोकर सर्वेयर थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब लोग हैं इंटरमीडिएट बीच वाले, ये दलाल है। उन सबकी जो कंपनियां होगी उसमें उसमें तो पहले से 100% एफडीआई अलाउड था 2021 से। तो इंश्योरेंस इंटरमीडिएट क्या है, 100% एफडीआई अलाउड है। इससे क्या फायदे नुकसान वो मीन्स का मुद्दा है, तो मीन्स में समझेंगे। अब कुछ छोटे और वर्ड समझ लेते हैं। बजाज आलियांज इंश्योरेंस कंपनी, वो सीधा क्लाइंट को मार्केटिंग करने जाए तो कोई हीरो हीरोइन को रखना पड़ेगा, फिर भी कौन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे कोई गारंटी नहीं। तो उन्होंने करूर व्यासा बैंक को अपना एजेंट बना दिया। इससे क्या फायदा है कि बैंक में जो क्लाइंट आएगा लोन लेने के लिए, अपना खाता खुलवाने के लिए, बैंक मैनेजर उसी को ब्रोशर पैम्फलेट दे देगा, ये ज्वाइन कर लो, इसमें इतना मजा है आपको। तो जब बैंकर खुद इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बन जाए, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना शुरू करे, उसे क्या कहते हैं, बांका इंश्योरेंस। और ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, खासकर ये जो आईएएस के अलावा वाली परीक्षा उसमें कभी-कभी ऐसा भी पूछते हैं व्हाट इज बांका इंश्योरेंस, तो मैंने आपको बता दिया। इकोनॉमिक सर्वे का क्या कहना है, इकोनॉमिक सर्वे क्या कहना है, ये बहुत मान चीज है कि दूध की नदियां बह रही है, दिस इज द बेस्ट थिंग, और कुछ इससे बेस्ट भारत में हुआ नहीं है, हो नहीं सकता वगैरह वगैरह, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोलता है। जो एजेंट होता है वो सिर्फ एक कंपनी के साथ टाइप होता है कि एलआईसी का एजेंट तो वो सिर्फ एलआईसी का माल बेचेगा, कोई दूसरी इंश्योरेंस कंपनी का माल नहीं बेचे। लेकिन फिर तो पॉलिसी बाजार को आप क्या कहोगे, वो तो ऐसी वेबसाइट उधर एलआईसी का भी बिकता है, एचडीएफसी का भी बिकता है, आईसीआईसीआई का भी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है, तो उसे आप क्या कहेंगे, एजेंट नहीं बोल सकते, उसको कहते हैं ब्रोकर, जो मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी बेचता है। फिर मैंने आपको लाइफ हेल्थ और जनरल का 3 इंश्योरेंस का अलग लाइसेंस लेना पड़ता है कंपनी ने, भविष्य में सिर्फ एक से ही काम हो जाएगा, कंपोजिट लाइसेंस मैंने आपको बताया। जब भी मित्रों आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उस पे आपने फी भरी मान लो 100 रुपए, लेकिन उसके ऊपर 18% जीएसटी भी लगता है। तो पार्लियामेंट की कमेटी ने बोला भाई ये बहुत ज्यादा जीएसटी है, और ये कोई मौज मस्ती लग्जरी आइटम थोड़ी है, ये तो एक जरूरत है, तो इस पे इतना जीएसटी मत रखो, इस पे सिर्फ 5% जीएसटी रखो, ऐसा संसदीय समिति की सिफारिश है, पर अभी तक सरकार ने इस पे कुछ किया नहीं है। फिर जीएसटी क्या है वो नेक्स्ट वीक हम और आराम से पढ़ेंगे। इसके बाद का मुद्दा आता है पेंशन। पेंशन मतलब इंश्योरेंस वाला हैंडआउट जो 20-30 पेज के हमने निपटा दिया, उसमें भी 2-3 पेज का तो इंडेक्स होगा, फिर कुछ ग्राफिक्स होंगे, तो असल में 15 पेज का माल है, कल सुबह उठ के निपटा दो। कल हम लोग रात को आगे बढ़ेंगे तो पेंशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन ये चीज पढ़ेंगे, इसका एक कंबाइंड हैंडआउट मैं कल शाम 7 बजे तक अपलोड करता हूं। हालांकि अभी पेंशन की आपको मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूं, फिर हम क्लास खत्म करते हैं। अब तक हमने समझा क्या इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऐसा है कि लाइफ इंश्योरेंस लिया तो आपका मरना जरूरी है, यू हैव टू डाई देन योर फैमिली विल गेट मनी। तो जैसे आप 6000 का प्रीमियम भरते हैं, मर गए तो फैमिली को 1 करोड़ मिलेंगे, नहीं मरे तो कोई पैसा वापस नहीं होगा, टर्म लाइफ वगैरह जो पॉलिसी हमने देखी। ऑन द अदर हैंड आईसीआईसीआई की पेंशन कंपनी भी उन्होंने अलग से रजिस्टर करना पड़े, व्हिच इज कॉल्ड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन कंपनी। पेंशन ऐसा है वो सबको मिलेगा, इसमें कोई लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं है, सबको मिलेगा। वैसा कि सपोज फादर ने आईसीआईसीआई का पेंशन प्लान खरीदा कि हर महीने 10,000 रुपए कंट्रीब्यूट करो 21 से लेकर 59 एज तक, फिर 60 से तुम्हारा पेंशन चालू होगा, मान लीजिए 10,700 रुपए पर मंथ, और ये जो भी मान लो 10-20 साल जिए, फिर फादर मर गए तो मदर को वही रकम मिलती रहेगी, मदर भी मर गई तो क्या, तो फिर जो बच्चे हैं उनको ये फादर ने इतने साल जो प्रीमियम भरा था या उनके प्रिंसिपल मूलधन दिया था उसका हिस्सा वापस मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड पेंशन प्लान। ऐसे प्राइवेट कंपनियों के पेंशन प्लान होते हैं, सरकारी में नियम अलग होते हैं, वो क्या है वो कल आराम से पढ़ेंगे। तीसरा शब्द होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। पीपीएफ आप सोचो वो एक जात का फिक्स डिपॉजिट है, लॉन्ग टर्म का फिक्स डिपॉजिट है, मतलब कि आप आईसीआईसीआई बैंक या कोई भी बैंक में जाओ, ये लो 1 लाख 1.5 लाख रुपए मेरे लो और इसका पीपीएफ कर दो, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड मतलब वो लोग वो पैसा सबमिट करेंगे नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में, और वो सब बेसिकली सरकार को लोन में जाएगा, और फिर आपको क्या मिले, आपको 8% के आसपास ब्याज मिलता है, और वो तुरंत नहीं, वो 15 साल बाद आप उसको विड्रॉ करना। इससे क्या फायदा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ते रहता है, तो आफ्टर 15 ईयर्स व्हेन यू विड्रॉ आपके पास जितना इन्वेस्ट किया उसका डबल या ऐसा कुछ पैसा आ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये क्या हुआ, इसमें ना मरना जरूरी है ना रिटायरमेंट एज तक रुकना जरूरी है, ये तो 15 साल का फिक्स डिपॉजिट है, तो दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वन टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट। हालांकि आप कहेंगे 15 साल में मुझे तो 5 साल पे अभी बच्चे का एडमिशन कराना है, ये कोई कॉलेज के अंदर और मुझे पैसा चाहिए, तो प्रीमेच्योरली भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके टर्म्स कंडीशन होंगे, फिर आपका कुछ पेनल्टी कटे एक्स-वाई-जेड, वो क्या रूल्स हम समझने नहीं बैठेंगे, हमारे काम के नहीं। तो लाइफ इंश्योरेंस माने मरना जरूरी है, पेंशन मतलब रिटायर होना जरूरी है कि आप 60 साल तक जी लो फिर आपको मिलेगा। प्रोविडेंट फंड वो तो मैंने आपको 15 साल की एक जात की लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट है। तो लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड आर 3 सेपरेट थिंग्स। कल अपने लेक्चर का मेन मुद्दा होगा पेंशन फंड। पेंशन फंड में बहुत सारी योजनाएं, योजनाओं में समझो मिडिल क्लास के लिए एनपीएस, जो फैक्ट्री वर्कर है उनके लिए ईपीएफओ है, फिर जो बहुत गरीब लोग हैं उनके लिए श्रमयोगी मानधन, अटल पेंशन योजना, ये सब है, और एकदम गरीब है जो कोई फीस नहीं भर सकता तो उसको फ्री में पेंशन मिलेगा, उसकी योजना नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, वो सब क्या कल आराम से देखते हैं, कल उसका हैंडआउट शाम 7 बजे तक मैं अपलोड करता हूँ। आप सबको होली की फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ, और ये क्या शुक्र शनि रवि आपके पास जो टाइम मिले हैंडआउट निपटाते रहिए, ये भी समझो ऑलमोस्ट स्टैटिक ही है अब तो।
इसमें करंट अफेयर्स क्या आ सकता है? कोई नई योजना लॉन्च हो जाए, पर योजना समझो जो लॉन्च उनको करनी थी, बजट में हो गया होगा, जो कल देख लेंगे। उसके बियॉन्ड क्या कुछ नहीं है, इतना पढ़ा फिर सीधा एग्जाम की अगली रात इंडेक्स देखना है, जो टॉपिक नहीं याद है उतना ही पढ़ना है, फिर एमसीक्यू टिक करने, या तो टिक होगा नहीं तो एलिमिनेट होगा नहीं तो स्किप होगा। तो खटाखट 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 ऐसे आप निपटाओ जो राहुल गांधी बोलते हैं, वरना नहीं पढ़ नहीं पाओगे। बहुत सारे आपके और भी सब्जेक्ट हैं, एग्जाम करीब आ रही है, कल आप वापस मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।